हर बार जब मैं उन रोमांस नॉवेल्स को स्क्रॉल करके देखता हूँ जहाँ गाय 100th डिसअपॉइंटमेंट के बाद फाइनली रिलेशनशिप छोड़ देता है तो मुझे हंसी आ जाती है। एक औरत को तुम्हें हर्ट करने के इतने चांसेस क्यों देने? एक स्मार्ट आदमी को रिलेशनशिप में कुछ भी गलत फील होते ही बिना दूसरी बार सोचे वॉक अवे कर जाना चाहिए। इसलिए जब मेरा रीइंकार्नेशन एक सीईओ के साथ कन्वीनियंस मैरिज वाले ट्रॉफी हस्बैंड के रूप में हुआ, मैंने डिसाइड किया कि मेरी मेन स्ट्रैटेजी ओबीडियंट और सेंसिबल रहना होगी। जब फीमेल सीईओ ने मुझे एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड दिया ताकि मैं उसे और उसके फर्स्ट लव को डिस्टर्ब ना करूं, तो मैं सीधा उनसे 10 माइल्स दूर एक मॉल गया और शॉपिंग स्प्री स्टार्ट कर दी। अगर मुझे उस औरत का दिल नहीं मिल सकता तो उसका पैसा ही क्यों न स्पेंड करूं। एक बहुत ही एलिगेंट रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में क्लोए क्लार्क का फोन लगातार बज कर रहा था। उसने फोन पर ठंडी नजर डाली, फिर अपना वाइन ग्लास उठाया और आराम से एक सिप ली। लियो ने उसे देखा, उसकी आंखों में प्यार और रिस्ट्रेंट दोनों थे। क्लोए, आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है। अगर तुम ऐसा करोगी तो ईथन मेरे बारे में क्या सोचेगा? तुम्हें उसके सोचने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लोए का फोन फिर बज हुआ और इस बार उसने देखने के लिए उठाया। मैसेज में लिखा था, आपके अकाउंट एंडिंग 88.888 से $19,999 का नया चार्ज हुआ है। उसके तुरंत बाद दूसरा मैसेज आया, आपके अकाउंट एंडिंग 88.888 से $500,000 का नया चार्ज हुआ है। 2 साल की शादी में पहली बार मैंने उसका कार्ड यूज किया था। क्लोए की उंगली कुछ पल स्क्रीन पर रुकी, फिर उसने ठंडी सी स्नीयर की। उसकी आंखें कुछ भी रिवील नहीं कर रही थी। लियो ने अपना होठ दबाया, क्लोए, शायद तुम्हें वापस जाना चाहिए। क्लोए कुछ बोल पाती उससे पहले और मैसेजेस आ गए। आपके अकाउंट एंडिंग 88.888 से $688,888 का नया चार्ज हुआ है। आपके अकाउंट एंडिंग 88.888 से $988,888 का नया चार्ज हुआ है। पहली बार मुझे बिना प्राइस टैग देखे पैसा उड़ाने का मजा आ रहा था, जैसे किंग की तरह ट्रीट किया जा रहा हो। 20 साल से ज्यादा टाइम से दबा हुआ शॉपिंग का डिजायर अब पूरी तरह रिलीज हो चुका था। लग्जरी वॉचेस, स्पोर्ट्स कार्स, कस्टम टेलर्ड सूट्स, मैं जितना खरीदता उतना कम लगता। मेरा मन ही नहीं भरता। क्लोए का फोन टाइम टाइम पर बस करता रहा, लेकिन उसने फिर नहीं देखा। टेबल का एटमॉस्फेयर हाउएवर धीरे धीरे बिल्कुल साइलेंट और टेंस हो गया। जब तक मील खत्म हुआ उसका फोन 18 बार बस कर चुका था। बिल पे करने के बाद ही उसने उसे देखा। जैसे ही वो फोन रखने वाली थी, जेसिका का कॉल आ गया। क्लोए, तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कुछ न्यूज है, पता नहीं तुम्हें बतानी चाहिए या नहीं। फोन के उस पार से भी क्लोए जेसिका की अम्यूजमेंट फील कर सकती थी। उसका एक्सप्रेशन ठंडा हो गया। जो बोलना है बोलो। जेसिका जोर से हंस पड़ी। मैंने अभी तुम्हारे हस्बैंड को क्लब में देखा। उसने एक साथ 7 फीमेल मॉडल्स बुक की हैं। अगर तुम जल्दी नहीं आई तो तुम्हारे सर पर जंगल उग जाएगा। ईथन क्लब गया और 7 मॉडल्स बुक कर ली, ये कैसे पॉसिबल था? क्लोए डिसबिलीफ में हंस पड़ी। क्या तुम अंधी हो? नो जोक। आज तुम्हारा हस्बैंड जिस तरह ड्रेस हुआ है, मैं तो लगभग उसे पहचान ही नहीं पाई। जेसिका ने उसे एक फोटो भेजी। फोटो में एक आदमी नीट शॉर्ट हेयर कट के साथ ब्लैक कस्टम मेड कैजुअल सूट और एक्सपेंसिव बिस्पोक लेदर शूज पहने हुआ था। सिर्फ उसकी बैक व्यू ही किसी बहुत हैंडसम इंसान का इंप्रेशन देने के लिए काफी थी। जेसिका ने मैसेज भेजा, क्या तुम पहचान भी सकती हो कि ये तुम्हारा हस्बैंड है? क्लोए को फिर लगा शायद वो अंधी हो गई है। ये ईथन था। इम्पॉसिबल। क्लोए, शायद तुम्हें वापस जाना चाहिए। मैं मूवी अकेला देख सकता हूँ। क्लोए ने फोन रख दिया, बिल्कुल भी अफेक्टेड हुए बिना, और लियो के साथ मूवी देखने चली गई। लियो ने अपनी पहली फिल्म के प्रीमियर को सेलिब्रेट करने के लिए फेसबुक पर पोस्ट किया। 20 मिनट बाद क्लोए को एक और बैंक अलर्ट मिला। मैंने रॉयल क्लब में अपना अकाउंट $1 मिलियन से टॉप अप कर दिया था। अब वो और ज्यादा देर तक शांत नहीं बैठ सकती थी। क्लब के प्राइवेट रूम के अंदर म्यूजिक और डांसिंग के बीच लाइट्स झूल रही थी। मैं सोफा पर पीछे टिककर बैठा था, पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। $100,000 से ज्यादा की वाइन सिप करते हुए, जबकि 7 मॉडल्स अपनी अमेजिंग फिगर्स और फ्लॉलेस सर्विस के साथ मेरी खिदमत कर रही थी। एक मेरे फोरहेड पर लगभग ठीक हो चुकी कट को देख रही थी, दूसरी सोफा पर बैठकर मेरे पैरों की मसाज कर रही थी, एक मेरे पीछे खड़ी होकर शोल्डर्स दबा रही थी और एक मेरे लिए फ्रूट पील कर रही थी, जबकि बाकी गा रही थी और डांस कर रही थी। ये सर्विस सच में हेवन ऑन अर्थ थी। ये वही सीन था जिसके बारे में मैंने काउंटलेस बार फैंटेसी की थी और मैं हद से ज्यादा सेटिस्फाइड था। इसलिए जब मैनेजर ने अपनी सेल्स पिच दी, मैंने बड़े स्टाइल में हाथ हिलाकर क्लोए का कार्ड यूज किया और अपने अकाउंट में $1 मिलियन और ऐड कर दिए। तभी क्लोए ने रूम का डोर पुश करके खोला और मुझे एक मॉडल की कॉलर बोन पर उंगली फेरते हुए देखा, पूरी तरह मेस्मराइज्ड, जैसे मैंने पहले कभी कोई औरत देखी ही ना हो। ये काफी अच्छा लग रहा है। इसे इतना डिफाइन बनाने में कितना टाइम लगा? स्वीटी, मेरे पास भी है, फील करना चाहोगे? मेरे पास भी है स्वीटी। खूबसूरत यंग वुमेन बड़े एंथुजियाज्म के साथ अपने फिगर्स शो कर रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरी नोज ब्लीड निकलने वाली है। रिच लोगों की लाइफ सच में कमाल की होती है। मैं जैसे ही किसी और को टच करने वाला था, एक जोर की बैंग आवाज आई और उसके बाद एक ठंडी आवाज गूंजी, सब लोग बाहर निकलो। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि क्लोए यहाँ आ जाएगी। मेरा मजा इंटरप्ट हो गया था, इसलिए मजबूरी में एक मॉडल की वेस्ट को हल्का सा स्क्वीज किया। तुम लोग पहले जाओ, मैं फ्री होके फिर बुला लूंगा। क्लोए का चेहरा तूफान से पहले वाले आसमान की तरह अंधेरा और भारी था। कुछ ही देर में रूम में सिर्फ हम दोनों बचे और पूरी खामोशी छा गई। मैं सोफा पर पीछे टिक गया और उसे ध्यान से देखने लगा। कोई वंडर नहीं कि ओरिजिनल ईथन पहली नजर में उस पर फिदा हो गया था। उसका चेहरा उन सब मॉडल्स को कंपेयर में बिल्कुल फीका बना देता था। शार्प आईब्रोज, कोल्ड आईज, परफेक्ट नोज और डीप चिजल्ड फीचर्स, वो किसी डिवाइन मास्टरपीस की तरह लग रही थी। उसकी नीटली ड्रेप्ड पिंक ड्रेस उसकी ग्रेसफुल फिगर को और हाईलाइट कर रही थी, जिसका नी लेंथ प्लीटेड हेम एक साथ शार्प और प्लेफुल लग रहा था। ब्लैक ओवर द नी सॉक्स
बॉक्स उसकी लेग से चिपकी हुई थी। उसकी टॉल और स्टनिंग फिजिक को और उभार रही थी। हाथ कमर पर रखे हुए वो एक ऐसी चार्म रेडिएट कर रही थी जो नजर हटाने नहीं देती। अगर वो मॉडल होती तो मैं ये इमेजिन किए बिना नहीं रह सका, लेकिन उसकी गुस्से भरी आवाज ने मुझे रियलिटी में वापस ला दिया। मेरे पैसे यूज करके मुझे चीट कर रहे हो ईथन? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी? क्लोए ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ मुझे घूरा और पहली बार मुझे ध्यान से देखा। मेरा यूजुअल स्टिफ हेयर स्टाइल अब एक फ्रेश और क्लीन कट शॉर्ट स्टाइल से रिप्लेस हो चुका था। मैंने सीधा जवाब दिया, तुम्हारे पैसे का क्या मतलब? हम शादीशुदा हैं तो तुम्हारे पैसे मेरे पैसे हुए। तुम अपने फर्स्ट लव के साथ डाइनिंग और मूवी पर पैसा उड़ा सकती हो, तो मैं थोड़ा पैसा स्पेंड करके कंपनी क्यों नहीं रख सकता? जब तुम लियो के साथ कैंडल लाइट डिनर और मूवी एंजॉय कर रही थी, मैंने तुम पर चीटिंग का इल्जाम नहीं लगाया और ना ही तुम्हें डिस्टर्ब किया। मैं कुछ लोगों को बुलाकर रिलैक्स कर रहा हूँ और तुम गुस्से में यहाँ धमकी हो। ये सिर्फ क्लासलेस ही नहीं है, बल्कि अगर लियो ने ये देख लिया तो उसे लगेगा कि तुम मुझे पसंद करती हो और जेलस हो। मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। नॉवल में बार बार डिस्क्राइब किया गया था कि ओरिजिनल ईथन से उसे इतनी नफरत थी कि एक टच भी उसे सिक फील कराता था। सीधी बात ये थी कि उसे उसके टच से एलर्जी थी। मेरे ऊपर हाथ उठाना उसके लिए खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा था, इसलिए एक ही बेड शेयर करते हुए भी मैं पूरी तरह सेफ था। क्लोए ने बिना किसी ह्यूमर वाली हल्की सी हंसी निकाली और मेरा चिन पकड़कर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में ठंडी मौकरी थी, जैसे वो मुझे पूरी तरह समझ गई हो। ये फेक एक्ट बंद करो। तो तुमने जानबूझकर मेरा कार्ड यूज किया और इतना बड़ा सीन क्रिएट किया सिर्फ मुझे यहाँ बुलाने के लिए, है ना? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा हाथ हल्की सी उसकी कमर के साइड पर टिका हुआ था, पतले फैब्रिक के पार उसकी कर्व्स को महसूस करते हुए। लेकिन तुम लियो को छोड़कर यहाँ आ गई। क्या इसका मतलब नहीं कि मैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ? क्लोई का चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और ग्रिप और टाइट कर दी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मेरे साथ अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो और कोई डिल्यूजनल आइडियाज मत पालो। ये लास्ट वार्निंग है। अगर मैंने दोबारा तुम्हें मिस्टर क्लार्क के नाम का यूज करके क्लार्क फैमिली की रेपुटेशन को डैमेज करते देखा तो उस पोजीशन में तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। ये कहकर उसने मेरी कलाई को घिन के साथ झटक दिया और साइड से एक टिश्यू निकालकर अपना हाथ साफ करने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुक में डिस्क्राइब किया गया था। मेरे साथ किसी भी फिजिकल कॉन्टैक्ट से नफरत करते हुए मुझे लगभग हंसी आ गई। मैं अपनी चिन को रब करते हुए वापस सोफा पर बैठ गया, पैर क्रॉस किए और उसे ठंडी नजर से देखा। तुम मेरे साथ सोने तक को रेडी नहीं हो। मैं तो कब का इस मिस्टर क्लार्क पोजीशन से बोर हो चुका हूँ। अगर तुम अभी इसी वक्त मेरे सामने डाइवोर्स पेपर्स रख दो और मैं एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट करूं तो मैं कुत्ता हूँ। क्लोई रुक गई और धीरे धीरे उसके होठों पर एक स्मर्क फैल गया। डाइवोर्स? पक्का? मुझसे शादी करने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद और अभी कुछ देर पहले डेस्परेट एक्ट करने के बाद अब तुम डाइवोर्स की बात कर रहे हो? ये सबसे बड़ा जोक है जो मैंने कभी सुना है। मेरी नजर कुछ पल उसके चेहरे पर रुकी, फिर बिना किसी शर्म के नीचे सरक गई और मैंने उसे चॉइस दी, या तो मेरे साथ सो जाओ या फिर हम डाइवोर्स ले लेते हैं। क्लोई का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मेरे सामने ही उसने अपनी असिस्टेंट सारा को कॉल लगाया। डाइवोर्स एग्रीमेंट ड्राफ्ट करो और कल सुबह घर भेज दो। ओरिजिनल ईथन पागलपन की हद तक उससे प्यार करता था। उसका प्यार ना मिलने के बाद भी वो डाइवोर्स के लिए रेडी नहीं हुआ जब तक उसका परिवार बर्बाद नहीं हो गया और वो खुद मर नहीं गया। दुनिया में हजारों औरतें थीं, लेकिन ओरिजिनल ईथन ने एक ही टेढ़े पेड़ से लटकने की जिद पकड़ रखी थी। मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था। मैं साइड में रखा अधूरा वाइन का ग्लास उठाया, उसे वेस्ट ना करने के लिए एक ही बार में खत्म किया, ग्लास रखा और खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ ना सोकर तुम्हारा ही नुकसान हुआ है। मैंने कहा, तुमने अपनी चॉइस कर ली, बाद में रिग्रेट मत करना। क्लोई गुस्से में नाक से हंसी। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया, अपनी जैकेट पहनी, नई वॉच और फोन उठाया और बाहर निकल गया। क्लोई पीछे से मुझे देखती रही, बिल्कुल अनकंसर्न्ड। उसे और भी यकीन हो गया कि मैं सिर्फ नशे में हूँ और अजीब बिहेव कर रहा हूँ, जो हिम्मत करके उससे डाइवोर्स की बात कर रहा है। घर लौटने तक कार में पूरी खामोशी थी और जैसे ही हम घर पहुंचे मैं सीधा अपने रूम में चला गया। आज रात का सीन जहां मैंने डाइवोर्स डिमांड किया था बार बार क्लोई के दिमाग में फ्लैश हो रहा था। उसने ठंडी हंसी निकाली। वो कल मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देखने के लिए बेचैन थी जब डाइवोर्स पेपर्स मेरे सामने रखे जाएंगे। जब वो मेरे रूम के पास से गुजरी, उसे अंदर से मेरी आवाज सुनाई दी और वो रुक गई। मैं अपने रूम में जोर जोर से गा रहा था, आज एक अच्छा दिन है, जो कुछ मैं चाहता हूँ सब सच होगा, कल भी एक अच्छा दिन होगा, कीमती वक्त किसी का वेट नहीं करता, मैं आसमान तक उड़ना चाहता हूँ और सूरज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहता हूँ। दुनिया मेरा इंतजार कर रही है कि मैं उसे बदल दूं। जो सपने मैं देखना चाहता हूँ उन्हें लोग देखें, इससे मुझे डर नहीं लगता। वो सब मेरे साथ सच हो सकते हैं। मेरी नशे में बेसुरी परफॉर्मेंस सुनकर क्लोई रुक गई। वो मेरी ये पागलपन वाली हरकत रोकना चाहती थी, लेकिन जब उसने डोरनॉब घुमाया तो पता चला मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर रखा था। वो आदमी जो आमतौर पर उसे सिड्यूस करने और घर आते ही उसके साथ सोने के लिए हर ट्रिक यूज करता था, आज अपने रूम का डोर लॉक करके बैठा था। मैं गाना जारी रखा, मुझे यकीन है मैं वही हूँ जो मैं हूँ, मुझे कल पर यकीन है, मुझे यकीन है जवानी की कोई सीमा नहीं होती। समंदर के किनारे सनसेट के वक्त मुझे इतनी नशे वाली हालत में देखकर क्लोए आखिर मुड़कर चली गई। जिस रूम में मैं था वो मास्टर बेडरूम था, क्योंकि क्लोए ओरिजिनल ईथन के साथ रूम शेयर करने से मना करती थी। उसने गेस्ट रूम में सोना चूज किया था। अब ये जगह सिर्फ उसका रूम बन चुकी थी। मैं बड़े और लग्जरियस रूम को देखते हुए खुशी से गाता रहा, कैबिनेट में रखी महंगी वॉचेस को टच करता हुआ और वार्डरोब में लगे डिजाइनर क्लोथ्स की चमक देखते हुए। मैं उस बाथटब में नहाया जो 2 लोगों के लिए काफी बड़ा था, फिर बहुत ही कंफर्टेबल पजामास पहने और उस सॉफ्ट प्लश बेड पर लेट गया। नींद ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ एक ड्रीम जैसा लग रहा था, इतना परफेक्ट कि सच होना मुश्किल लगे। अगली सुबह जब क्लोए उठी, डाइनिंग टेबल पर यूजुअल ब्रेकफास्ट रेडी
वरी नहीं था। उसने मेरी रूम की तरफ देखा और हल्की सी स्मर्क की, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सोचा था। आदमी का नशा उतर गया होगा और अब कावर्ड की तरह छुपने की कोशिश कर रहा होगा। कल रात मेरी डिवोर्स वाली डिमांड याद करके उसने ठंडी हंसी निकाली, डिवोर्स अग्रीमेंट कॉफी टेबल पर फेंका और ऑफिस के लिए निकल गई। मैं इतने कंफर्टेबल बेड पर पहले कभी नहीं सोया था, इसलिए दोपहर काफी निकलने के बाद मेरी नेचुरली आंख खुली। जब मैंने देखा कि मैं अब भी उस लग्जरीज रूम में हूँ तो कंफर्म हो गया कि मैं सच में बुक के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ। मैंने एक बार फिर प्लॉट को दिमाग में रिपीट किया। बुक में हमारी शादी 3 साल भी नहीं टिकती थी, जिसका मतलब था कि अगले 1 साल के अंदर क्लोए मिलर फैमिली को बैंकरप्ट कर देगी और मुझे बिल्कुल खाली हाथ छोड़ देगी। बुक में बिजनेस वॉर सिर्फ थोड़ा सा मेंशन हुआ था, कोई डिटेल्स नहीं थी, इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्लोए कौन सा मेथड यूज करेगी। लेकिन रिच लाइफ बहुत ही स्वीट थी। मैं किसी भी हाल में अपने फैमिली बिजनेस को बैंकरप्ट नहीं होने दे सकता था। मैं उठा, रेडी हुआ और नीचे गया। कॉफी टेबल पर डिवोर्स अग्रीमेंट देखते ही मैंने तुरंत पेन उठाया और साइन कर दिया। 1 सेकंड के लिए भी हेजिटेट करना डिवोर्स की इंसल्ट जैसा लगता। साइन करने के बाद मैंने क्लोए का कार्ड वॉलेट से निकाला और अग्रीमेंट के ऊपर रख दिया। फिर ओरिजिनल ईथन की इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स इकट्ठी की और सीधा मिलर एस्टेट के लिए निकल गया। विलन साइड कैरेक्टर बनना भूल जाओ, मैं अपनी खुद की स्टोरी का हीरो बनने वापस जा रहा था। जब मेरे फादर ने मुझे वापस आते देखा तो उन्होंने तुरंत न्यूज़पेपर साइड में रखा और मुझे रिसीव करने आ गए। ईथन, तुम इस वक्त वापस कैसे आ गए? क्या क्लोए ने फिर तुम्हें तंग किया? मैंने जवाब दिया, नहीं। मेरे फादर ने पूछा, सच में? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उनकी आंखों में शक था। आमतौर पर इस वक्त मैं क्लोए के लिए लंच लेकर भाग रहा होता था और अपने फैमिली के बारे में सोचता तक नहीं था। मेरे फादर ने फिर कहा, अच्छा, लेकिन वापस आने से पहले कॉल क्यों नहीं किया? मैं स्टाफ को तुम्हारी फेवरेट डिशेस प्रिपेयर करने के लिए कह देता। वैसे तुमने हेयर स्टाइल कब चेंज किया? बहुत अच्छा लग रहा है और ये आउटफिट भी तुम पर सूट कर रहा है। 40 के आसपास की एज का वो आदमी खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करता था और कम से कम 10 साल यंगर लगता था। बात करते वक्त उसकी पूरी अटेंशन मुझ पर थी और साथ ही हाउसकीपर को मेरी फेवरेट डिशेस बनाने के इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था। हर जेस्चर में अपने बेटे को देखने की खुशी साफ नजर आ रही थी। मैं उन्हें देखता रहा और मेरे दिल में हल्की सी उदासी उभर आई। जो फादरली लव मैंने अपनी पिछली लाइफ में हमेशा चाहा था लेकिन कभी नहीं मिला, वो अब मेरी मौत के बाद मुझे इस तरह मिल रहा था। मेरे फादर मुस्कुराए। मैं तुम्हारी मदर को भी कॉल करता हूँ और कहता हूँ लंच के लिए घर आ जाएं। मैं उन्हें रोक पाता उससे पहले ही उन्होंने नंबर डायल कर दिया। मैंने मौका देखकर घर के आसपास नजर डाली और हर चीज देखकर मेरा मूड और बेटर होता गया। कॉल खत्म करने के बाद वो फिर मेरे पास आ गए और मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए फंस करने लगे। ये साफ था कि जब से ओरिजिनल ईथन ने क्लोए से शादी की थी, मेरे फादर लगातार मेरी खुशी को लेकर परेशान रहे थे। उन्होंने मुझे तसल्ली दी, ईथन, अगर कभी कुछ भी हो तो तुम्हें अपनी मदर और मुझे जरूर बताना है। हम हमेशा तुम्हारी शील्ड और सपोर्ट रहेंगे। मुझे अपनी पिछली लाइफ याद आ गई, जब क्लासमेट्स मुझे बुली करते थे। जब मैं घर जाकर अपने पेरेंट्स को बताता था तो उन्होंने कोई कंसर्न नहीं दिखाया, उल्टा मुझे ही डांटते थे और पूछते थे कि इतने सारे स्टूडेंट्स में सिर्फ मुझे ही क्यों टारगेट किया जाता है। उसके बाद मैंने स्कूल में बुलिंग के बारे में उन्हें बताना बंद कर दिया था। मेरे सामने खड़े इस हैंडसम और वार्म फादर को देखकर और बुक में उनके ट्रैजिक एंडिंग को याद करके मैं खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़कर उन्हें हक कर लिया। चुपचाप मैंने दिल में कसम खाई कि मैं उनकी किस्मत बदल कर रहूंगा। मेरे फादर का बदन एक पल के लिए स्टिफ हो गया। कितना वक्त हो गया था जब उनके बेटे ने उन्हें ऐसे हक किया था। मैंने डिटर्मिनेशन के साथ कहा, डैड, आई एम सॉरी। पिछले कुछ सालों में मैंने आपको बहुत टेंशन दी है, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। अपने बेटे की बात सुनते ही मेरे फादर की आंखें तुरंत लाल हो गई। जब से उनके बेटे की शादी हुई थी वो घर कम और कम आता था और जब भी आता था वजह हमेशा क्लोए ही होती थी। उस वक्त उन्होंने वार्निंग दी थी कि जबरदस्ती वाला रिलेशनशिप कभी स्वीट नहीं होता, लेकिन उनके बेटे ने जिद पकड़ ली थी कि शादी करेगा तो सिर्फ उसी से। वो उनका इकलौता बेटा था जिसे बचपन में वो लगभग खो चुके थे और तब से बहुत संभाल कर रखा था। जब मैंने उससे शादी करने की जिद की तो उन्होंने हार मान ली। शादी के बाद उन्होंने मुझे अनहैप्पी होते देखा, मेरी प्राइड और मेरी चमक को धीरे धीरे खत्म होते देखा, मेरी दुनिया को सिकुड़ते हुए देखा जब तक उसमें सिर्फ क्लोए ही नहीं रह गई, और मेरी राइट और रॉन्ग की समझ को भी धुंधला पड़ते देखा। एक फादर होने के नाते वो सब कुछ देखते रहे और हर बार उनका दिल दर्द से भर जाता था। जब भी मैं घर आकर क्लोए की वजह से हुई तकलीफों की कंप्लेंट करता था वो पूरी रात सो नहीं पाते थे और सच में मेरी फिक्र में परेशान रहते थे। मेरे फादर की आवाज कांप गई, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम ठीक रहो। उनकी आवाज में दबी हुई सिसकी सुनकर मैं उनसे अलग हुआ और देखा कि उनकी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थीं। उन्हें रोते देख मेरी आंखें भी भर आईं। मैं हाथ बढ़ाकर उनके आंसू साफ करते हुए मुस्कुराया, आप क्यों रो रहे हैं? देखिए, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे फादर ने अपने बेटे को देखा और महसूस किया कि इस बार मैं बदल गया हूँ, बहुत ज्यादा बदल गया हूँ, जैसे बहुत सालों पहले वाला मैं वापस आ गया हो। जैसे ही खाना रेडी हुआ मेरी मदर भी वापस आ गई और उनके साथ नोआ भी थी। नोआ मेरी मदर की बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी और ओरिजिनल ईथन से 3 साल बड़ी थी। जब उसके पेरेंट्स गुजर गए तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने लगी, लेकिन एक बुजुर्ग औरत के लिए बच्ची को पालना मुश्किल था, इसलिए मिलर फैमिली ने उसे अपने ही फैमिली मेंबर की तरह अपना लिया। उसकी पढ़ाई और खर्चों का पूरा सपोर्ट किया जब तक वो कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हो गई। कॉलेज के दौरान वो मिलर इंडस्ट्रीज में पार्ट टाइम काम करती थी और ग्रेजुएशन के बाद मेरी मदर की राइट हैंड वुमन बन गई। मैंने चुपके से उसकी तरफ देखा लेकिन मेरी नजर सीधा उसकी नजर से टकरा गई। वो
बुक में ओरिजिनल ईथन हमेशा उसे अपनी बड़ी बहन की तरह ट्रीट करता था। जब वो क्लोए को परस्यू कर रहा था तब वो अक्सर नोआ को बताता था कि उसे क्लोए कितनी पसंद है और उससे एडवाइस मांगता था। नोआ हमेशा एक प्रोटेक्टिव बड़ी बहन की तरह बिहेव करती, उसकी केयर करती, उसकी हेल्प करती, लेकिन कभी कोई लाइन क्रॉस नहीं करती थी। रीडर्स को भी उस पर कभी शक नहीं हुआ जब तक उसे क्लोए और ओरिजिनल ईथन के डिवोर्स के बारे में नहीं पता चला। वो ओरिजिनल ईथन को ढूंढने गई, लेकिन जब तक पहुंची तब तक कार एक्सीडेंट हो चुका था। वो कांपते हुए ओरिजिनल ईथन को अपनी बाहों में लिए बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी जब उसने खून से भीगा हुआ उसका बदन देखा। वो बार बार ईथन के होठों के कोने से खून साफ कर रही थी और धीरे से बोल रही थी, ईथन मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें उस वक्त उससे शादी करने से नहीं रोका। उसकी आंखों में छुपा गहरा प्यार एक ऐसे घने कोहरे की तरह था जिसे कोई देख नहीं पाया था। उस पल वो और नहीं छुपाना चाहती थी। वो चाहती थी कि ओरिजिनल ईथन जान ले कि वो उससे प्यार करती थी और कई सालों से करती आ रही थी। वो बेचैनी से उसे पकड़े रखने की कोशिश करती रही, लेकिन कर नहीं पाई। मजबूरन उसे देखना पड़ा कि कैसे उसकी जिंदगी धीरे धीरे उसके हाथों से फिसल रही थी। बुक में सिर्फ इसी एक बार उसके इनर थॉट्स डिस्क्राइब किए गए थे और वही उसका सबसे शाइनिंग मोमेंट था जिसने रीडर्स को सरप्राइज, खुशी, दर्द और रिग्रेट सब एक साथ फील कराया था। उसी पल मेरे अंदर उसके कैरेक्टर के लिए एक लव हेट फीलिंग पैदा हो गई थी। मेरे फादर ने उसे देखकर कहा, नोआ तुम भी आ गई। ओरिजिनल ईथन को नहीं पता था कि नोआ उसे पसंद करती है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि फिलहाल मैं भी ऐसे ही प्रिटेंड करूंगा जैसे मुझे कुछ नहीं पता। मेरे फादर ने उसे ग्रीट किया तो मैंने भी वैसे ही कहा। नोआ वो क्लीन और रिफाइंड थी, उसका डेमिनर जेंटल और अप्रोचेबल था। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी बातों में हल्का सा इंडल्जेंस था और आंखें नर्म थी। शॉर्ट हेयर तुम पर ज्यादा सूट करते हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। नोआ ने फिर मेरी तारीफ की, ये क्लोथ्स भी अच्छे लग रहे हैं। मैं मुस्कुराया और बोला, बस इतना समझ लो कि रिसेंटली मेरा टेस्ट इंप्रूव हो गया है। ओरिजिनल ईथन क्लोई के सामने बहुत इनसिक्योर रहता था, लेकिन नोआ के सामने हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था, क्योंकि नोआ उसे बिल्कुल एक छोटे प्रिंस की तरह ट्रीट करती थी। मैंने उस कॉन्फिडेंस को इमिटेट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे लगा मैं सिर्फ 80% तक ही कर पाया। बाकी के 20% की वजह ये थी कि मुझे उसके सीक्रेट प्यार के बारे में पता था और इसलिए मैं थोड़ा रिजर्व्ड फील कर रहा था। नोआ मुस्कुराई और टॉपिक चेंज कर दिया, तुम तो यूजुअली हर रोज उसके लिए लंच डिलीवर करने में बिजी रहते हो, आज लंच के लिए घर वापस आने का कैसे सोच लिया? मैं अपनी वॉच से खेलते हुए बोला, बहुत गर्मी है बाहर। उसने कहा कि मेरे लिए खाना पहुंचाना बहुत ट्रबल है, इसलिए उसने मुझे मना कर दिया। जैसे ही ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकले, सिर्फ नोआ ही नहीं बल्कि मेरे फादर और मदर भी जो बात कर रहे थे, सबने डिसबिलीफ के साथ मेरी तरफ देखा। एक्सपेक्टेड ही था। जो लोग मुझे सबसे ज्यादा केयर करते थे वो कभी बिलीव नहीं कर सकते थे कि क्लोई मेरे साथ अच्छा बिहेव करेगी। सिर्फ ओरिजिनल ईथन ही इस बात पर यकीन करता था। नोआ ने आईब्रो उठाई, सच में? मैंने हाथ हिला दिया। मेरे हाथ देखो, क्या ये किसी ऐसे आदमी के हाथ लगते हैं जो कुकिंग करता हो? नोआ बोली, दिखाओ। उसने मेरे तरफ देखा, उसकी नजर वार्म और जेंटल थी। बहुत अच्छे हैं, एक लड़के के हाथ ऐसे ही होने चाहिए। मुझे नहीं पता था कि ये उसके सीक्रेट क्रश की वजह से था या कुछ और, लेकिन मेरा चेहरा हल्का सा गर्म हो गया और अचानक उसके सामने रिलैक्स्ड रहना और मुश्किल लगने लगा। क्लब में मॉडल्स को टच करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ इमोशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन जब बात रियल फीलिंग्स की आती थी, मैं बिल्कुल नॉविस था, एकदम क्लूलेस कि किसी नोन सीक्रेट एडमायरर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। मैंने टॉपिक चेंज कर दिया और पूछा, कंपनी का हाल कैसा है आजकल? नोआ ने शांत आवाज में जवाब दिया, काफी अच्छा। मैं आगे पूछ बैठा, अच्छा मतलब कितना अच्छा? नोआ मुझे देखे बिना नहीं रह पाई। हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर बात कर रहे हैं, अगर वो मिल गए तो कंपनी एक नए लेवल पर पहुंच सकती है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स? क्या हो अगर हमारा कैश फ्लो उन्हें सपोर्ट न कर पाए, कैपिटल चेन टूट जाए और क्लार्क फैमिली बस खड़ी देखते रहे? क्या ये क्लोई की स्ट्रैटेजी हो सकती है? मैं बीच में बोल पड़ा, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, क्या कंपनी उन्हें हैंडल कर पाएगी? मुझे नहीं लगता करंट मार्केट एनवायरनमेंट इतना अच्छा है। अभी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी है और इतना कैश फ्लो मेंटेन करना है कि किसी भी रिस्क को हैंडल किया जा सके। मैं सीधा सच नहीं बोल सकता था, इसलिए इनडायरेक्ट हिंट दे रहा था। नोआ ने मुझे देखा, उसकी आंखों में स्क्रूटनी की हल्की सी झलक थी। तुम्हें कंपनी के मैटर्स में इंटरेस्ट कब से आने लगा? ओरिजिनल ईथन को बिजनेस की कभी परवाह नहीं थी। अपनी गलती समझकर मैंने वॉच के डायमंड को छुआ। मैं काफी टाइम से क्लोए की कंपनी के आसपास रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऑस्मोसिस से सीख लिया। नोआ चुप हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन प्रोजेक्ट्स के बारे में फिर याद दिलाए बना नहीं रह पाया। तुम और मॉम इन प्रोजेक्ट्स को ध्यान से कंसिडर करना, खासकर रिस्क्स को और ये कि हम उन्हें बेयर भी कर सकते हैं या नहीं। नोआ मुझे गौर से देखने लगी, जैसे मेरे एक्सप्रेशन से कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने पूछा, क्या तुमने क्लोए से कुछ सुना है? क्या तुम हमें कंपटीशन छोड़ने और प्रोजेक्ट्स उसे दे देने के लिए कह रहे हो? ओरिजिनल ईथन प्यार में अंधा था और पहले भी फैमिली से फेवर्स मांग चुका था, इसलिए मेरा अचानक उन्हें रोकना देखकर नोआ का ऐसा सोचना नॉर्मल था। मैंने समझाया, नहीं, बस मुझे कुछ टाइम से एक ही ड्रीम बार बार आ रहा है, एक ड्रीम जिसमें फैमिली कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। मैं बस वरीड हूँ। नोआ ने बिना कुछ कहे मेरी तरफ देखा, लेकिन ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि वो मेरी बात पर बिलीव नहीं कर रही थी। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद मैंने दूर बैठे अपने पेरेंट्स की तरफ देखा, फिर नोआ के करीब झुककर हाथ से मुंह कवर कर लिया। एक्चुअली मैंने क्लोई को ये कहते हुए सुन लिया था कि वो मिलर फैमिली को बर्बाद करना चाहती है। ये कहकर मैं पीछे हट गया और तब मैंने देखा कि नोआ के कानों के टिप्स लाल हो गए थे। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतनी आसानी से फ्लस्टर हो जाएगी। मैं ऑकवर्ड फील करते हुए
क्लोए ऐसे एक्ट करने लगा जैसे मैंने नोटिस ही नहीं किया और धीमी आवाज में समझाया, मुझे डर है कि मॉम और डैड ये बात हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं उन्हें बताने की हिम्मत नहीं कर रहा। मुझे बिजनेस की ज्यादा समझ भी नहीं है, इसलिए मैं ये सब तुम पर ही ट्रस्ट कर सकता हूँ। नोआ ने सोफा के बैक रेस्ट पर अपना एल्बो रखा और कैजुअली अपने कान को छुआ, फिर मेरी तरफ देखकर पूछा, और तुम्हारा क्या प्लान है? मैं जवाब देता उससे पहले ही मेरे फादर हमें डिनर के लिए बुलाने आ गए। टेबल पर रखे इतने सारे डिलीशियस डिशेस को देखकर मेरा मूड और अच्छा हो गया। मेरे फादर ने मेरी प्लेट में खाना रखा, ज्यादा खाओ, तुम आजकल पतले हो गए हो। मैं इतने सारे टेस्टी डिशेस को देखकर निगल गया। मैं तो घर के खाने के लिए तरस गया था, इसीलिए वेट लूज हो गया। कुछ दिन घर पर रहूंगा तो सब वापस आ जाएगा। ये सुनते ही मेरे फादर मेरी प्लेट में और खाना रखने लगे। अगर घर का खाना खाना है तो मैं आज से हर रोज तुम्हारे लिए भिजवाया करूंगा। मैंने समझाया, जरूरत नहीं है डैड, मैं अब से घर पर ही रहने वाला हूँ। ये सुनते ही मेरी मदर, फादर और नोआ तीनों रुक गए और मेरी तरफ देखने लगे। मैं भी रुक गया और उनकी तरफ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा। मॉम, मैं क्लोई से डिवोर्स लेने वाला हूँ। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं इनफ एफर्ट करूँ तो वो मुझसे प्यार करने लगेगी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि फीलिंग्स फोर्स नहीं की जा सकती। मैं अब उससे प्यार नहीं करना चाहता, मैं बस वापस आकर आप सबके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने ये बात पूरी फ्रीडम के साथ कही, बिना किसी सैडनेस या रिलक्टेंस। लेकिन ओरिजिनल ईथन का क्लोई के लिए प्यार मिलर फैमिली के दिमाग में इतना गहरा बैठा हुआ था कि मेरी मदर और फादर को यकीन ही नहीं हुआ कि मैं इतनी आसानी से मूव ऑन कर सकता हूँ। उन्हें लगा ये बस गुस्से का रिएक्शन है और मैं जल्द ही अपना माइंड चेंज कर लूंगा। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं आपको मुझसे प्रॉब्लम तो नहीं? आप नहीं चाहते कि मैं वापस आकर आपके घर पर रहूं? मेरे फादर तुरंत होश में आए, मेरी फेवरेट डिश मेरी प्लेट में रखी और खुशी से मुस्कुरा दिए। बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए और मेरे साथ वक्त बिताओगे। मेरी मदर ने अपना फोन निकाला और मेरे अकाउंट में सीधे 10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। जब चाहे वापस आ जाओ। मॉम तुम्हें 10 जन्मों तक सपोर्ट कर सकती है। प्यार करने वाले पेरेंट्स और प्यार ना करने वाले पेरेंट्स में सच में बहुत फर्क होता है। मेरे सामने बैठे इन पेरेंट्स को देखकर मेरी आंखें नम हो गई। थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम, अब से मैं सिर्फ आपसे प्यार करूंगा। बुक में जब मिलर इंडस्ट्रीज बैंकरप्ट हो गई थी तो मेरी मदर ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाई थी कि उनकी बहू ही इस सब की मास्टरमाइंड है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उन्हें सेरेब्रल हेमरेज हुआ और वो कोमा में चली गई, एक वेजिटेबल बनकर रह गई। मेरे फादर अपनी वाइफ की हालत और अपने बेटे के मौत के डबल ब्लो को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो गहरी डिप्रेशन में चले गए और आखिर में उन्होंने अपनी जान ले ली। मुझे ये सब बदलना ही था। मैंने भी उनकी प्लेट्स में खाना रख दिया। मैं जैसे ही चॉपस्टिक्स रखने वाला था, मैंने नोटिस किया कि नोआ मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी प्लेफुल जेलसी थी, जैसे वो मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी अटेंशन के लिए कम्पीट कर रही हो। उसने पूछा, और मेरा क्या? मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी प्लेट में एक मीट का पीस रख दिया, वो भी फैटी वाला, जो उसे सबसे कम पसंद था। क्लार्क कॉर्पोरेशन में सेरा एक फाइल लेकर सीईओ ऑफिस में आई। मिस क्लार्क, क्या मिस्टर मिलर आज लंच लेकर नहीं आ रहे? क्लोए ने अपनी वॉच की तरफ देखा। इस वक्त तक मैं यूजुअली उसके लिए लंच लेकर पहुंच चुका होता था। क्या वो डिवोर्स की बात से इतना डर गया था कि अब खाना लाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा? उसने सर उठाया और सेरा को ठंडी नजर से देखा। क्या हुआ, तुम्हें उसकी आदत लग गई है? क्या मैं उसे कॉल करके तुम्हारे लिए बुलाऊं? सेरा ने जल्दी से समझाया। नहीं नहीं, मैं बस पूछ रही थी। हर बार जब मिस्टर मिलर खाना लाते थे, आखिर में वो सेरा के ही पेट में जाता था। धीरे धीरे उसे उसकी आदत हो गई थी। आज पहली बार वो लंच लेकर नहीं आया था और क्यूरियोसिटी में उसने पूछ लिया। सीईओ की नाराजगी देखकर उसने जल्दी से साइन डॉक्यूमेंट उठाया और बाहर निकल गई। क्लोए का आज का दिन रेयर था क्योंकि मैं उसे डिस्टर्ब करने नहीं आया था। काम खत्म करने के बाद उसके दिमाग में कल रात वाला मेरा इमेज फ्लैश हुआ। ब्लैक सूट में, आंखों में उसके लिए कोई इमोशन नहीं और डिवोर्स डिमांड करता हुआ। उसने स्मर्क किया और सीधा क्लब की तरफ निकल गई। जैसे ही वो प्राइवेट रूम में एंटर हुई, उसने देखा सब लोग उसी को देख रहे थे। वो सोफा पर बैठ गई, लेकिन सबको घूरते देख उसका चेहरा अंधेरा हो गया। क्या देख रहे हो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम है? जेसिका उसके पास आई और संभलते हुए पूछा, ईथन अब तुम्हारे पीछे पीछे क्यों नहीं घूम रहा? क्लोए ने सब पर ठंडी नजर डाली। तुम लोग ही तो हमेशा कंप्लेन करते थे कि वो मेरा पीछा करता रहता है। अब जब वो नहीं कर रहा तो परफेक्ट नहीं है, फालतू बातें मत करो। उसका एक्सप्रेशन देखकर जेसिका ने उसे वाइन का ग्लास दिया। हम बस तुम्हारी टेंशन ले रहे हैं। हमें डर है कि अगर वो तुम्हारी केयर करना बंद कर दे तो कहीं तुम उसकी केयर करना स्टार्ट न कर दो। क्लोए की बेस्ट फ्रेंड्स होने के नाते वो सबसे अच्छी तरह जानते थे कि जहाँ क्लोए होती थी मैं भी वहीं होता था। मैं कभी क्लब में मॉडल्स ढूंढने नहीं जाता और ना ही क्लोए को छोड़कर मियामी ट्रिप पर निकल जाता। ऐसा लग रहा था कि अब मुझे सच में उसकी परवाह नहीं रही। सबके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन देखकर क्लोए का मूड और खराब हो गया। अगर तुम्हारी आंखें बेकार हो गई हैं तो जाकर डोनेट कर दो। जेसिका ने बात को हल्का करने की कोशिश की। ठीक है, जब तक तुम्हें उसकी परवाह नहीं है तब तक सब ठीक है। चलो सब लोग क्लोए की टेम्परेरी फ्रीडम सेलिब्रेट करते हैं। क्लोए ने ग्लास उठाया और ड्रिंक कर ली, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान दिए बिना। इसी बीच ओलिविया ने फोन उठाकर कहा, मिस क्लार्क, चाहे ईथन ने तुम्हें फोर्स करके शादी में बांधा और वो तुम्हारी डिग्निटी के अगेंस्ट था, लेकिन लुक्स और फिजिक के मामले में वो तुम्हारे लेवल का ही है। तुमने 2 साल तक उसे टच कैसे नहीं किया? जब मैं सिर्फ क्लोए के बारे में ही सोचता था तब मेरे पास उसके सब फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स थे ताकि वो मेरी फेसबुक पोस्ट्स देख सके। मेरा फीड पूरा क्लोए से भरा होता था। या तो मैं हमारे प्यार का दिखावा करता था और उसे अपना बताता था, या फिर उसके लिए लंबी लंबी पोस्ट लिखता था कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। क्योंकि क्लोए ने मेरी फेसबुक फीड ब्लॉक कर रखी थी, जब भी मैं कोई इमोशनल पोस्ट करता उसकी फ्रेंड
फ्रेंड्स उसे ग्रुप चैट में शेयर करके उसे चढ़ाती थी। लेकिन सिर्फ 2 घंटे पहले उन्होंने डिस्कवर किया था कि मैंने क्लोए से रिलेटेड हर चीज डिलीट कर दी थी और मियामी पहुंचने की पोस्ट डाली थी। वो एक खूबसूरत 9 फोटो ग्रिड थी जिसमें मैं मियामी बीच पर सनसेट देख रहा था। कैप्शन था, उस इंसान के साथ जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे खूबसूरत सीनरी देखना, ऐसे मोमेंट्स ही सबसे बेस्ट होते हैं। सबको फोन्स देखते हुए क्लोए ने भी नजर डाली और बीच पर मुस्कुराते हुए मेरी फोटो देख ली। डेविड अपनी कमेंट रोक नहीं पाया। वो अचानक से कितना बदल गया है। जेसिका साइड से हंसी। सच कहूँ तो ऐसे वो काफी चार्मिंग लग रहा है। ओलिविया ने जुबान क्लिक की। शायद किसी को प्यार करना बंद करने के बाद इंसान ऐसा ही लगता है। जोर की आवाज के साथ क्लोई ने अपना वाइन ग्लास कॉफी टेबल पर पटक दिया और सबको गुस्से भरी नजर से देखा। तुम सबको क्या हो गया है? हम ड्रिंक करने आए हैं और तुम सब बस ईथन के बारे में ही बात कर रहे हो। क्लोई गुस्से में बाहर निकली, कार में बैठी और इरिटेबली अपनी शर्ट का कॉलर खोल दिया। उसने फोन निकाला, कॉन्टैक्ट्स खोले और मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर गई। तब जाकर उसे पता चला कि मैं मियामी आ गया हूँ। फोटोज में मेरी साफ और चमकती आंखें हंसी से भरी हुई थी, जैसे अंदर से रोशनी निकल रही हो। चाहे साइड प्रोफाइल हो जहाँ मैंने सिर पीछे की तरफ किया हुआ था या कैमरे की तरफ देखते हुए फोटो, हर एक्सप्रेशन में खुशी झलक रही थी। मेरी आंखों में जैसे दुनिया की सारी खूबसूरती समा गई हो। मैं प्योर और एनर्जेटिक लग रहा था, एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ का एहसास देता हुआ। क्या ये सच में मैं था? क्या ये वही मैं था जिसके आंखों में पहले या तो उसके लिए प्यार होता था या दूसरों के लिए गुस्सा? जो मिस्टर क्लार्क का टाइटल लेकर घूमता था, जो शक करता था, जेलस होता था, गुस्से में फट पड़ता था और अनरीजनेबल टैंट्रम्स करता था। कोई इंसान इतनी अचानक कैसे बदल सकता है? क्लोई को यकीन ही नहीं हुआ कि फोटोज वाला आदमी असली मैं हूँ। दूसरे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वो जानती थी। उसके हिसाब से मैं डिवोर्स की बात से बच रहा था और फेसबुक पर फोटोज पोस्ट करना बस उसे खुश करने की एक और ट्रिक थी। लेकिन उस मोटिव को जानते हुए भी वो इन अलग और नए फोटोज से नजर नहीं हटा पा रही थी। ये मेरी जिंदगी का पहला ट्रिप था। मियामी भी वही जगह थी जहाँ मैं अपनी पिछली लाइफ में सबसे ज्यादा जाना चाहता था। ठंडी हवा, सी फूड फीस्ट, रेड वाइन और मेरी मदर का साथ। समंदर के किनारे रात का व्यू देखते हुए खाना खाने के बाद मेरे दिल में सिर्फ एक ही फीलिंग थी, दुनिया कितनी खूबसूरत है। पिछली लाइफ में मेरे पास कभी पैसे नहीं थे और न ही मुझे ऐसी लाइफ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था। मेरे पास रिकॉर्ड करने लायक खूबसूरत मोमेंट्स भी बहुत कम थे, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि रिकॉर्ड करने लायक कितनी सारी चीजें हैं, जैसे टेस्टी फूड, माँ का प्यार और स्पेशल एक्सपीरियंसेस। अगली सुबह मुझे डाइविंग करनी थी, इसलिए मेरी मदर ने मेरे लिए एक प्राइवेट इंस्ट्रक्टर हायर कर दिया। वो मुझे डाइविंग करवाने ले गया और मैंने कोरल के बीच तैरने और फिश के स्कूल्स के साथ खेलने का अमेजिंग एक्सपीरियंस एंजॉय किया। मैं रिलैक्स्ड और खुश फील कर रहा था। समंदर के पास का आसमान नीला था, पानी बिल्कुल साफ था और हवा परफेक्ट थी। सुबह डाइविंग और दोपहर में सर्फिंग। मैं बता भी नहीं सकता था कि मैं कितना खुश था। उस रात शावर लेकर बेड पर लेटने के बाद मैंने फोन उठाया और देखा कि ओरिजिनल ईथन के एक इन्फॉर्मेंट ने मुझे क्लोई और लियो का ट्रेंडिंग टॉपिक भेजा था। मैंने एक नजर डाली, दोनों एक ही फ्रेम में थे, लेकिन कोई रोमांस र्यूमर नहीं था। मुझे तो उन दोनों के लिए ही टेंशन होने लगी थी। मैं इन्फॉर्मेंट को मैसेज करने ही वाला था, तभी नोआ की वीडियो कॉल आ गई। मजा आ रहा है? मैंने सीधा जवाब दिया, हाँ बहुत। नोआ ने भी अभी अभी शावर लिया था और टॉवल से बाल सुखा रही थी। फ्रेश शावर के बाद उसकी आंखें और गहरी लग रही थी। उसकी स्किन और क्लियर और स्मूथ नजर आ रही थी और होंठ हेल्दी लाल रंग के थे। उसमें एक मैच्योर लेकिन क्लीन और यूथफुल चार्म था, जेंटल और रिफाइंड लेकिन फेमिनिन अट्रैक्शन की कमी भी नहीं थी। मुझे अपने अजीब थॉट्स को कंट्रोल करना मुश्किल लगने लगा। नोआ ने फिर कहा, मेरा भी आने का मन कर रहा है। मैंने थोड़ा नखरे से जवाब दिया, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मैंने बाथरूम की तरफ देखा, मेरी मदर अभी भी शावर ले रही थी। मैं धीमी आवाज में बोला, जो मैंने पिछली बार कहा था वो मजाक नहीं था, मैं सीरियस था। क्लार्क्स मिलर्स के खिलाफ मूव करने वाले हैं, तुम्हें पहले से प्रिपरेशन करनी होगी, पूरी कंपनी तुम पर डिपेंड करती है। नोआ ने जो कर रही थी वो रोक दिया और मेरी तरफ देखा। तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं मेरी भी कंपनी पर नजर हो, बिल्कुल क्लोई की तरह? मैंने उसकी आंखों में देखकर बिना झिझक कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। नोआ ने मेरी तरफ देखा और उसकी गहरी आंखें थोड़ी और नरम हो गई। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि इस बात से भी वो इतनी फ्लस्टर हो जाएगी, इसलिए मैंने जल्दी से बात खत्म कर दी। ठीक है, बहुत रात हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी सो जाओ। नोआ ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरे लिए गिफ्ट लाना मत भूलना। बेड पर लेटे हुए मैंने उसके सालों पुराने वन साइडेड प्यार के बारे में सोचा और डिसाइड किया कि उसकी ये छोटी सी विश पूरी करूंगा। अगली सुबह जब क्लोई उठी और फोन चेक किया, ट्रेंडिंग टॉपिक अब भी वही था। न मैंने उसे कांटेक्ट किया था, न ही लियो की साइड से किसी ने। वो खुद को रोक नहीं पाई और फिर मेरी फेसबुक प्रोफाइल खोल ली। तब उसने देखा कि मैंने सिर्फ 5 मिनट पहले नया अपडेट पोस्ट किया था। वो एक वीडियो थी जिसमें मैं टूरिस्ट स्पॉट से रेंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा था और अपनी मदर को घुमाने ले जा रहा था। वीडियो में मैंने हल्का बीच शर्ट पहना हुआ था और सुबह की रोशनी में नीले आसमान के नीचे खुलकर हंस रहा था। हवा मेरे बालों और कपड़ों के किनारे से खेल रही थी। मैं लगातार कुछ बोल रहा था और इतना एनर्जेटिक लग रहा था जैसे खुशी का जिंदा रूप हूँ। मेरे सामने रास्ते का सारा सीनरी भी फीका लग रहा था। मैं वापस नहीं आया था, मैं अब भी वेकेशन एंजॉय कर रहा था। अगर मेरे पास फेसबुक अपडेट करने का टाइम था तो ये इम्पॉसिबल था कि मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक ना देखा हो। लेकिन न सिर्फ मैं वापस नहीं आया, बल्कि
बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खुश लग रहा था। क्लोई ने बिना हंसी वाली एक ठंडी हंसी निकाली और फोन साइड में रख दिया। इस बार मैंने सच में हिम्मत दिखा दी थी। अब उसे क्यूरियोसिटी थी कि मैं कितनी देर तक ये सब कंटिन्यू कर सकता हूँ। उसका पूरा दिन मीटिंग से भरा हुआ था। रात को होटल लौटकर वो थककर सोफा पर गिर गई और वार्म लाइट्स को देखते हुए बैठी रही। तब उसके दिमाग में इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हुए मेरी खुश तस्वीर आ गई। उसने फोन निकाला और मेरी फेसबुक फिर चेक की। कुछ घंटे पहले मैंने एक और अपडेट किया था। कैप्शन था, मॉम ज्यादा बेस्ट इन द वर्ल्ड। 9 फोटो ग्रिड में मेरी फोटोज थी, जहां मैं लोकल स्नैक्स खा रहा था या छोटी मोटी चीजें दिखा रहा था जो मैंने खरीदी थी। बीच वाली फोटो में मैं और मेरी मदर मैचिंग सनग्लासेस पहने हुए थे। जिस पल मैंने डिवोर्स की बात की थी, मेरी मदर को डर था कि कहीं मैं घर में बैठकर पुरानी बातों में ना उलझा रहूं, इसलिए वो तुरंत मुझे ट्रिप पर ले गई थी ताकि मेरा मूड फ्रेश हो सके। वो पूरे वक्त मेरे साथ रही, मेरी फोटोज लेती, कहती कि मैं कितना हैंडसम हूँ और जो भी टेस्टी फूड या अच्छी चीज देखती मुझे खरीद कर देती। वो चाहती थी कि मैं हर अच्छी चीज ट्राई करूं और जिंदगी की बेस्ट चीजें पाऊं। ऐसी माँ दुनिया की सबसे बेस्ट माँ होती है। मैं बस उसे शो ऑफ करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि इससे कोई जेलस भी हो जाएगा। कमेंट्स में मेरे फादर ने थोड़ा जेलस होकर लिखा, क्या डैड अच्छे नहीं हैं? मैंने तुरंत रिप्लाई किया, डैड भी अच्छे हैं, लेकिन ये सब चीजें मॉम ने खरीदी हैं। नोआ भी मजाक में ज्वाइन हो गई, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? मैं मुस्कुराकर टाइप करने लगा, तुम भी अच्छी हो, दुनिया की सबसे बेस्ट हो। क्लूई ने अपना कॉलर खींचकर ढीला किया, लेकिन उसके सीने की घुटन अब भी गई नहीं थी। 3 दिन हो चुके थे। पिछले 3 दिन में मैंने न उसे ढूंढा था, न कांटेक्ट किया था, और फिर भी मैं हर दिन और ज्यादा खुश लग रहा था। मुझे इतना खुश देखकर क्लोई को अजीब बेचैनी हो रही थी, जैसे उसने कोई मरी हुई मक्खी निगल ली हो। तभी उसका फोन बजा। मैसेज मैंने भेजा था। उसके सीने की घुटन अचानक गायब हो गई। आखिरकार वो आदमी हार मान गया था। काफी दिनों बाद पहली बार थोड़ी सी एंटिसिपेशन के साथ उसने हमारी चैट खोली। मैंने सीधा मैसेज किया था, मैंने डिवोर्स पेपर साइन किए हुए कई दिन हो गए हैं, क्या हमें प्रोसीजर कंप्लीट करने नहीं जाना चाहिए? क्लोई उसे एक लाइन को घूरती रह गई। उसकी आंखें हल्की सी फैल गईं और फोन पकड़ने वाली उंगलियां और टाइट हो गईं। काफी देर बाद वो उठ खड़ी हुई, होटल से निकली और सीधा घर चली गई। वो घर जहां चाहे वो कितनी भी देर से लौट कर आए, उसके लिए हमेशा एक लाइट जलती रहती थी, अब पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ बाहर की स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी थी। उसने हॉल की लाइट ऑन की और अंदर गई। घर खाली था। वो आदमी जो हमेशा उसके लौटने का इंतजार करता था कहीं नहीं था। कॉफी टेबल पर उसका कार्ड डिवोर्स अग्रीमेंट के ऊपर रखा हुआ था। उसने अग्रीमेंट उठाया और खोला। हाथ से लिखा हुआ सिग्नेचर ईथन मिलर बहुत ही बोल्ड नजर आ रहा था। उसके हाथ में पकड़ा पेपर धीरे धीरे मुरझाने लगा, क्योंकि उसकी आंखों में इमोशंस उमड़ने लगे। जो आदमी कुछ दिन पहले तक उसके लिए जेलस होता था और उसके लिए लड़ता था, अब वही उससे डिवोर्स देना चाहता था। ये कैसे पॉसिबल था? क्लोई ने डिसबिलीफ में ठंडी हंसी निकाली और फोन साइड में रख दिया। मिलर एस्टेट में मेरी मदर एक बड़े बैग से लोकल स्पेशलिटीज निकालकर घर के स्टाफ में बांट रही थी। ईथन ने कहा था कि ये बहुत टेस्टी हैं, इसलिए वो सबके लिए वापस ले आया। सब लोग खुशी से गिफ्ट्स लेने लगे और उनका शुक्रिया अदा किया। पूरे घर में एक वार्म और खुश एटमॉस्फेयर फैल गया। मेरे फादर डिनर के बाद चाय पी रहे थे और नोआ किसी वर्क कॉल पर बिजी थी। घर बड़ा था, लेकिन बिल्कुल भी ठंडा या सूना सूना नहीं लगता था। हर जगह वार्मथ और अपनापन था। मैं फोन पकड़े हुए था, देखा क्लोई ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया था, तो सोचा थोड़ी देर बाद उसे कॉल कर लूंगा। नोआ आकर मेरे पास बैठ गई। मेरा गिफ्ट कहाँ है? मैंने सर उठाया और उसकी जेंटल आंखों से नजर मिली। उसकी नजर में हल्की सी एक्सपेक्टेशन थी। उसके बारे में सब कुछ जानते हुए मेरे लिए उसकी तरफ बायस ना होना मुश्किल था। मैं उठा, लगेज खोला और 2 छोटे नाइट लाइट निकाले। उनमें से एक सीशेल से बना हुआ था, जो मैंने खुद कलेक्ट करके DIY क्राफ्ट स्टॉल पर असेंबल किया था। मैंने दोनों उसकी तरफ बढ़ाए। कौन सा चाहिए? नोआ ने दोनों को देखा। दूसरा वाला किसके लिए है? मैंने उसकी छोटी सी ट्रिक एक्सपोज नहीं की। मेरे लिए। नोआ मुस्कुराई और सीशेल वाला नाइट लाइट उठाकर बार बार देखने लगी। गिफ्ट्स बांटने के बाद मेरी मदर ने उसके हाथ में नाइट लाइट देखा और कैजुअली बोल दिया, ये ईथन ने खुद बनाया है। ये सुनते ही नोआ ने तुरंत मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सरप्राइज और खुशी छुपी नहीं पा रही थी। ये तुमने खुद बनाया? ओरिजिनल ईथन ने हाथ से बनी चीजें सिर्फ क्लोई के लिए बनाई थी। इतने सालों से उसे सीक्रेटली प्यार करने वाली नोआ को पहली बार उससे कोई हैंडमेड गिफ्ट मिला था। उसकी खुशी साफ दिख रही थी। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। क्या हुआ? पसंद नहीं आया? पसंद नहीं है तो वापस कर दो। नोआ ने मुझे नरम नजरों से देखा। पसंद नहीं है ऐसा नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि वो ओरिजिनल ईथन से प्यार करती थी। जब भी वो मुझे ऐसे देखती थी, मुझे उसकी दबी हुई फीलिंग्स महसूस होती थी और उसके चार्म को इग्नोर करना मुश्किल लगता था। मैं फोन उठाते हुए खड़ा हो गया। मैं थक गया हूँ, रूम में जाकर रेस्ट करूंगा। रूम में वापस जाकर मैंने फोन खोला और देखा क्लोई ने मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दिया था। कल सुबह 9 बजे सिटी हॉल। बुक में क्लोई ने मिलर फैमिली को बैंकरप्ट किया था, मुझे डिवोर्स देने पर मजबूर किया था और मुझे बिल्कुल खाली हाथ छोड़ दिया था। अब जब हम इतनी जल्दी डिवोर्स ले रहे थे, क्या इसका मतलब ये था कि मिलर फैमिली की बर्बादी वाली किस्मत भी बदल सकती है? मेरा मूड बहुत अच्छा था, कहीं ओवर स्लीप न कर दूं, इसलिए बात के बाद मैंने अलार्म भी लगा लिया। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही मेरी आंख खुल गई। सोचकर ही एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं अपनी फ्रीडम वापस पाने वाला हूँ, इसलिए मैंने तैयार होते वक्त खास ध्यान दिया। जब मैं नीचे आया, मेरे फादर ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जा चुके थे। मेरी मदर बैकयार्ड से तोड़कर लाए हुए फ्लावर्स ट्रिम कर रही थी। मुझे देखते ही ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया, लेकिन मैं जल्दी में था, इसलिए एक एक्सक्यूज बनाया और जल्दी निकल गया। डिवोर्स फाइनलाइज होने के बाद मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। ओरिजिनल ईथन को ड्राइविंग आती
थी और उसके पास लाइसेंस भी था, लेकिन मुझे नहीं। मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना आता था और मैंने कभी ड्राइविंग सीखी ही नहीं थी। मैंने पहले से ही कार बुक कर रखी थी और 8:50 AM पर सिटी हॉल पहुंच गया। मैंने फोन निकाला और क्लोई को कॉल किया, मैं सिटी हॉल पहुंच गया हूँ, तुम कब आ रही हो? क्लोई ने जवाब दिया, बस आ रही हूँ। मैं पेड़ की छांव में खड़ा वेट करता रहा। 9:30 बज गए, तब जाकर मैंने क्लोई की कार आते देखी। मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। क्लोई ने कार की विंडो से मुझे देखा। मैं स्टाइलिश लग रहा था। व्हाइट शर्ट के नीचे मेरी फिट चेस्ट हल्की सी नजर आ रही थी। मेरे हैंडसम चेहरे पर मुस्कान थी और मेरे नीटली कट शॉर्ट हेयर हवा में हिल रहे थे। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट और यूथफुल चार्म था, जैसे कोई इररेजिस्टिबल मेल सायरन हो। मैं धूप के सामने से उसकी तरफ चलकर आ रहा था, जैसे मेरे आसपास रोशनी चमक रही हो और बाकी सब कुछ फीका पड़ गया हो। मैं कार के पास रुककर विंडो पर नॉक किया, तब जाकर क्लोई होश में आई और बाहर निकली। हमारी नजरें मिली। मेरी आंखों में उसके लिए ना कोई प्यार था, ना कोई दर्द, ना कोई उदासी, सिर्फ एक हल्का सा अनफेमिलियर स्माइल था। बिल्कुल वैसा नहीं जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। मैंने बस उसे एक नजर देखा और कहा, चलो। इतना कहकर मैं मुड़ गया और सिटी हॉल की एंट्रेंस की तरफ चल दिया। मेरे कदम हल्के और ईगर थे। इसी पल क्लोई को पहली बार पूरी तरह से यकीन हुआ कि मैं सच में डिवोर्स चाहता हूँ। वो मेरी पीठ को देखती रही। उसके दिमाग में 2 साल पहले वाली फोर्स्ड मैरिज की यादें उभर आईं। इतना वक्त बीत चुका था, लेकिन वो सब कुछ अब भी कल की बात जैसा साफ था। मुझसे जबरदस्ती शादी करना क्लोई के लिए एक बेइज्जती थी और शादी के दिन से ही वो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो इस बेइज्जती का बदला ले सके। लेकिन उस दिन के आने से पहले ही मैं डिवोर्स मांगने लग गया था। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर देखा वो अभी भी वहीं खड़ी है। मैं भौहें सिकोड़कर वापस उसके पास गया। क्या हुआ? वो बस मुझे देखती रही और कुछ नहीं बोली। अचानक मेरे दिल में एक बुरा सा एहसास हुआ। ये मत कहना कि तुम डॉक्यूमेंट्स लाना भूल गई हो। मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन दबाकर बोला, तुम डिवोर्स लेने आई हो और डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लाई। मैं गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, तो जल्दी किसी को कॉल करो और मंगवा लो। क्लोए बस मुझे ठंडी नजरों से देखती रही, एक शब्द नहीं बोला। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। तो कॉल करो ना, मुझे क्या देख रही हो? तब जाकर क्लोए ने खुद को संभाला, वॉच देखी और बोली, मेरी 10 बजे मीटिंग है, डिवोर्स की बात बाद में करेंगे। मैं तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, हम ऑलरेडी यहाँ आ गए हैं, दोबारा क्यों आना? मीटिंग पोस्टपोन कर दो, पेपर वर्क खत्म करने के बाद भी मीटिंग हो सकती है। इतनी मुश्किल से तो मैं इसे यहाँ लाया था, अगली बार कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी पता नहीं। मैं और वेट नहीं करना चाहता था। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि बुक में वो लियो के लिए कई बार मीटिंग्स पोस्टपोन कर चुकी थी, जिससे क्लियर था कि मीटिंग्स इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती थी। लेकिन मेरी बात खत्म होते ही क्लोए का एक्सप्रेशन बदल गया। वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैंने कोई माफ ना की जा सकने वाली गलती कर दी हो। उसका चेहरा इतना ठंडा हो गया था कि किसी को फ्रीज कर दे। ईथन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे मैटर्स हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि हजारों एम्प्लॉइज की लाइवलीहुड तुम्हारे डिवोर्स से कम इंपॉर्टेंट है? तुम खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। मैं उसकी बात सुनकर 2 सेकंड के लिए स्टन रह गया। क्या हिपोक्रिट है। जब लियो के लिए मीटिंग पोस्टपोन होती थी तो सब ठीक था, लेकिन जब मैंने कहा तो अचानक हजारों एम्प्लॉइज की जिंदगी दांव पर लग गई। और वैसे भी ये डिवोर्स सिर्फ मेरा मैटर थोड़ी था, ये उसका भी मैटर था। क्लोए ने मुझे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं दिया, डांट कर सीधा चली गई। हमने डिवोर्स का टाइम डिसाइड किया था, लेकिन लेट आई वो, डॉक्यूमेंट्स भूल गई वो, फिर भी गुस्से में कार का डोर पटक कर निकल गई वो। गुस्सा मुझे आना चाहिए था, लेकिन सीन उसने क्रिएट किया। मैं इतना इरिटेट हो गया था कि गाली देने का मन कर रहा था। मैंने तो पहले ही फेसबुक पोस्ट तक प्लान कर ली थी सिंगल होने की सेलिब्रेशन के लिए। रात को कहाँ एंजॉय करूंगा ये भी सोच लिया था, लेकिन डिवोर्स हुआ ही नहीं। मैं सुपरमार्केट गया, स्नैक्स का बड़ा सा पाइल खरीदा और सीधा क्लार्क कॉर्पोरेशन पहुंच गया। जब क्लोए मीटिंग से वापस आई, उसने मुझे अपने ऑफिस के सोफे पर बैठा हुआ देखा। मैं फोन में गेम खेल रहा था और मुंह में स्पाइसी स्टिक दबा रखी थी। पूरे ऑफिस में उसकी स्मेल फैली हुई थी। कॉफी टेबल चिप्स, चिकन फीट और स्पाइसी स्टिक्स जैसे स्नैक्स से भरी पड़ी थी। ये सब वो चीजें थी जो ओरिजिनल ईथन कभी नहीं खाता था। क्लोए ने नफरत से भौहें सिकोड़ ली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं फोन से नजर हटाए बिना स्नैक खाता रहा, सर तक नहीं उठाया। तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्लोए 1 सेकंड के लिए रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा, फिर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। मेरा वेट किस लिए? मैं बिना इमेज की परवाह किए जंक फूड खा रहा था और गेम खेल रहा था। एक वेल्दी एयर के टिपिकल बिहेवियर का नामो निशान नहीं था। मेरे अंदर का ये वर्जन उसके लिए बहुत अनफेमिलियर था। मैंने गेम पॉज की और सर उठाया। सुधा, डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हो पाया था ना? मुझे पता है तुम बिजी हो, इसलिए यहीं वेट कर रहा हूँ। काम खत्म होने के बाद चलते हैं। क्लोए ने मुझे ठंडी नजर से देखा और कॉलर ढीला किया। आज मैं पूरा दिन बिजी हूँ। मैंने उसे देखा, फिर दोबारा देखा, बिल्कुल डाउटफुल एक्सप्रेशन के साथ। तो फिर तुम फ्री कब होगी? क्लोए ने साइड से एक फाइल उठाई। जब टाइम मिलेगा तब कांटेक्ट करूंगी। मुझे तुरंत फील हुआ कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है। एक बिलियनर सीईओ अगर डिवोर्स लेना चाहे तो क्या उसके पास टाइम नहीं होगा? लेकिन वो पीछे क्यों हट रही थी? वो तो ओरिजिनल ईथन से इतनी नफरत करती थी। डिवोर्स तो उसके लिए फ्रीडम होना चाहिए था। या फिर अभी तक उसने मुझे इनफ टॉर्चर नहीं किया था? बुक में फीमेल लीड ने कभी डायरेक्टली नहीं कहा था, लेकिन ओरिजिनल ईथन के साथ उसका बिहेवियर क्लियरली दिखाता था कि वो फोर्स्ड मैरिज का बदला ले रही थी। अब जब मैं खुद डिवोर्स मांग रहा हूँ, क्या वो मुझे भी वही पेन फील करवाना चाहती थी? छोड़कर जाना चाहने का दर्द, लेकिन जा ना पाने का। मैं गुस्से में खड़ा हो गया और सीधा क्लोए से पूछा, क्या तुम डिवोर्स से पीछे हटने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। अगर 3 दिन के अंदर तुम मेरे साथ डिवोर्स फाइनलाइज करने नहीं गई तो मैं कोर्ट में डिवोर्स फाइल कर दूंगा। मैं उससे डिस्कस नहीं कर रहा था, मैं बस इन्फॉर्म कर रहा था। ये कहकर मैंने अपने स्नैक्स उठाए और निकलने की तैयारी कर ली। तभी लियो ने ऑफिस का डोर खोला और अंदर आ गया। मुझे देखते ही उसकी आंखों में डर साफ नजर आया और वो तुरंत पीछे हटने लगा। मैं तुरंत बोल पड़ा, वो क्या मैं गलत टाइम पर आ गया? मैंने उसे तुरंत रोका।
रोका। नहीं, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। नॉवेल की मेन लीड एक फ्रेश फेस और वेल बिहेव्ड लड़के के रूप में डिस्क्राइब किया गया था, नाजुक और कमजोर सा, जिसे देखकर किसी को भी उसकी प्रोटेक्शन करने का मन करे। उसका फैमिली बैकग्राउंड ट्रैजिक था। उसका फादर कंपल्सिव गैम्बलर था और उसकी मदर की हेल्थ बहुत खराब रहती थी। हाई स्कूल में जब उसका फादर लोन शार्क का पैसा नहीं चुका पाया और उसे बेचने वाला था, तब क्लोई ने उसे बचा लिया था। उस दिन के बाद से क्लोई हमेशा उसकी शील्ड बनी रही। जब लियो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहता था, क्लोई ने उसे अपनी कंपनी में साइन किया और उसे एक राइजिंग स्टार बना दिया। बुक के मेन लीड के रूप में वो काइंड, हार्ड वर्किंग और स्ट्रॉन्ग मोरल्स वाला था। क्लोई ने जब उसे बचाया था, तभी से वो उससे प्यार करने लगा था, लेकिन उसे लगता था कि वो क्लोई के लायक नहीं है और कभी कन्फेस करने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस खुद को बेटर बनाना चाहता था ताकि एक दिन उसके वर्दी हो सके। जब क्लोई की जबरदस्ती शादी कर दी गई, तब भी उसने अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़े। वो उससे प्यार करता था, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहता था, इसलिए रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बनाए रखता था। नॉवेल ज्यादातर मेल लीड और ओरिजिनल ईथन के पर्सपेक्टिव से लिखी गई थी। फीमेल लीड का प्यार एक्शंस के थ्रू दिखाया गया था। जितना मैंने पढ़ा था, उस पॉइंट तक दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस भी नहीं किया था। उनका ये रिस्ट्रेंट और सीक्रेट प्यार रीडर्स की सिंपैथी और एंटिसिपेशन का सेंटर था। और ओरिजिनल ईथन रीडर्स तो उस विलेन साइड कैरेक्टर को स्टोरी से बाहर निकाल देना चाहते थे। मैं शांति से लियो को समझाने लगा। अभी मेरी और क्लोई की डिवोर्स के बारे में बात हुई है। आज उसके पास पेपर वर्क कंप्लीट करने का टाइम नहीं है और मैं अभी निकल ही रहा था। मैंने एक बार क्लोई की तरफ देखा, फिर लियो की तरफ और एक सिंसियर स्माइल के साथ जल्दी से बाहर निकलने लगा। तुम दोनों आराम से बात करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जैसे ही मैं लियो के पास से गुजरा, मैंने क्लियरली फील किया कि वो थोड़ा सा पीछे हट गया। वैसे भी उसका मुझसे डरना नॉर्मल था। ओरिजिनल ईथन उसे हमेशा होम रेकर मानता था। जब भी मिलता था उसे लेक्चर देता था और कई बार तो लोग हायर करके उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर चुका था। एक असली विलन। मैं तो बस अपना नाम साफ करने की कोशिश कर रहा था। ऑफिस से बाहर निकलते हुए मैंने सोच समझकर डोर भी बंद कर दिया। लियो मुझे जाते हुए देखकर हैरान रह गया। जब उसने क्लोई की तरफ देखा तो वो बंद दरवाजे को घूर रही थी और उसका एक्सप्रेशन अंधेरा था। लियो अपने ट्रिप से लाए हुए लोकल स्पेशलिटीज लेकर उसके पास आया। उसने देखा कि क्लोई के हाथ में जो पेन था, उसकी इंक पूरे डॉक्यूमेंट पे फैल चुकी थी। क्लोई ने नजर वापस खींचकर उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? लियो मुस्कुराया और बैग टेबल पर रख दिया। ट्रिप से कुछ लोकल स्पेशलिटीज लाया हूँ, मुझे अच्छी लगी थी इसलिए तुम्हारे लिए भी ले आया। मेरी मॉम के लिए डॉक्टर ढूंढने में हेल्प करने के लिए थैंक्स। उसने रिस्ट्रेन्ड नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या तुम ईथन से डिवोर्स ले रही हो? इधर मैं स्नैक्स लेकर बाहर निकला तो सैरा से टकरा गया। उसके हाथ में एक फाइल थी जो क्लोई को साइन करनी थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे रोका। तुम्हारी बॉस अभी एक इंपॉर्टेंट काम में बिजी है। लियो के बाहर आने तक वेट करो, फिर फाइल लेकर जाना। सैरा ने ऑफिस के दरवाजे को देखा, फिर मुझे देखा। वो पूरी तरह से कंफ्यूज थी। लियो अंदर था और मैं ना तो जेलस हो रहा था, ना सीन क्रिएट कर रहा था। उल्टा यहाँ खड़ा था और दूसरों को डिस्टर्ब करने से रोक रहा था। मैंने अपना स्नैक्स का पैकेट खोला। खाओगी? उसके सामने पैकेट देखकर फूडी सैरा खुद को रोक नहीं पाई और पिकल्ड चिकन फीट का पैकेट ले लिया। थैंक यू मिस्टर मिलर। मैंने उसे एक और एडवाइस दी, आज के बाद थोड़ा ऑब्जर्वेंट रहना। जब लियो उसे मिलने आए तो अंदर जाके डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर मैं निकल गया। उनकी हेल्प करना मतलब अपनी हेल्प करना था। दोनों को जल्दी से अपने दिल की बात मान लेनी चाहिए ताकि क्लोई जल्दी से मुझे डिवोर्स दे दे। कोर्ट में डिवोर्स फाइल करना काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। उसके लिए ब्रोकन मैरिज के प्रूफ भी चाहिए होते हैं। सैरा चिकन फीट खा रही थी जब लियो बाहर निकला। वो फाइल लेकर अंदर गई और गॉसिप किए बिना नहीं रह पाई। आपको पता है मिस्टर मिलर ने अभी मुझे क्या कहा? क्लोई ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। सारा ने आगे कहा, मिस्टर मिलर ने कहा कि मुझे तभी अंदर आना चाहिए जब लियो बाहर निकल जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि आज के बाद जब भी लियो आपसे मिलने आए, मुझे आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्लोई ने गुस्से में एक फाइल उसकी तरफ फेंकी। चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था। तुम्हारी सैलरी वो देता है या मैं? सारा ने फाइल पकड़ ली और फिर भी बोल पड़ी। आपको नहीं लगता मिस्टर मिलर बदल गए हैं? ऐसा लगता है उन्हें अब आपसे जेलसी नहीं होती, उल्टा वो आपको और लियो को सांस लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लोई ने उसे ठंडी नजर से देखा और उसके होठों पर एक डेंजरस स्माइल उभर आई। लगता है तुम्हारे पास आजकल बहुत फ्री टाइम है। सारा तुरंत चुप हो गई, साइंड फाइल उठाई और वहां से भाग गई। क्लोई ने पेन डेस्क पर पटक दिया। उसके होठों की मुस्कान धीरे धीरे ठंडी हो गई और उसकी नजर और सख्त हो गई। डिवोर्स नहीं हुआ था। मैं कंपनी से निकला और देखा कि लगभग लंच का टाइम हो गया है। मैंने एक कैब ली और घर चला गया। माँ के साथ लंच करने के बाद मैंने ऑनलाइन नियर बाय ड्राइविंग स्कूल सर्च किया और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल की। गैराज में इतनी लग्जरी कार्स खड़ी थी जिन्हें मैं देख तो सकता था लेकिन चला नहीं सकता था। ये मेरे लिए टॉर्चर जैसा था। ओरिजिनल ईथन के पास लाइसेंस था, इसलिए मुझे सिर्फ ड्राइविंग सीखनी थी। ड्राइविंग स्कूल का अपना ट्रेनिंग ग्राउंड था जो परफेक्ट था। फोन पर अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद मैंने कार बुक की और ड्राइविंग स्कूल पहुंच गया। पैसे से काम आसान हो जाता है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से ओनर ने मेरे लिए खूबसूरत इंस्ट्रक्टर अरेंज की जो 1-on-1 ट्रेनिंग देती थी और जिसका टेम्पर बहुत अच्छा था। सच में पैसे की वैल्यू मिल रही थी। मैं बहुत क्लमजी था, लेकिन पूरी आफ्टरनून में उसने एक बार भी इरिटेशन नहीं दिखाई। वो लगातार मुझे एनकरेज करती रही, कंफर्ट करती रही और टॉप लेवल इमोशनल सपोर्ट देती रही। पूरा दिन लग गया, लेकिन आखिरकार मैंने ड्राइविंग की बेसिक्स सीख ली। थैंक्स बोलने के लिए मैंने उसे डिनर पर इनवाइट कर दिया। इधर क्लोई ऑफिस से निकलने वाली थी कि जेसिका का मैसेज आ गया। क्लोई, पिछली बार हम गलत थे, हमने तुम्हारी फीलिंग्स कंसिडर नहीं की। आज रात हमारी तरफ से ट्रीट है, सिंसियरली सॉरी बोलने के लिए। वो कुछ पल रुकी, फिर जैकेट उठाई और निकल गई। 20 मिनट बाद वो रेस्टोरेंट में एंटर हुई और एक फेमिलियर फिगर को खुलकर हंसते हुए देखा। जैसे ही वो पास आई, उसने मुझे उस लड़की की तारीफ करते हुए सुना। मैं कह रहा था
तुम जैसी खूबसूरत और अच्छी फिगर वाली यंग लेडी का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट होना चाहिए। ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनकर अपना टैलेंट क्यों वेस्ट कर रही हो? मुझे तब पता चला था कि वो असल में इंस्ट्रक्टर नहीं थी, बल्कि ड्राइविंग स्कूल ओनर की बेटी थी, जिसे उसकी माँ ने स्टाफ शॉर्टेज की वजह से मुझे सिखाने भेज दिया था। ये बात सोचकर मुझे हंसी आ गई। मैं हंसी रहा था कि अचानक एक ठंडी नजर का एहसास हुआ। मैंने इंस्टिंक्टिवली सर उठाया और देखा क्लोई पास खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरा था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही क्लोई ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खड़ा किया और रेस्टोरेंट के बाहर खींच ले गई। कार के साथ मुझे रोककर उसने गुस्से से कहा, ईथन, अभी हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ और तुम पहले ही दूसरी औरतों के साथ घूम रहे हो। इतनी हिम्मत तुम्हें किसने दी? मैं उस खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। इतना सुंदर चेहरा और इतना खराब टेम्पर, कितनी वेस्ट की बात थी। मैंने अपनी कलाई रब की। कौन सी दूसरी औरत? मैं बस किसी के साथ नॉर्मल डिनर कर रहा था। फालतू बातें मत करो। क्लोई गुस्से से मुझे घूरती रही। नॉर्मल डिनर? क्या तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ? मैं उसका चेहरा देखना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आसमान की तरफ देख लिया। अगर तुम खुद को अंधा समझती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्लोई ने मुझे ठंडी नजर से देखा और गुस्से में हंस पड़ी। उसने मेरी चिन पकड़कर मुझे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। उसकी प्रेजेंस में कंट्रोलिंग प्रेशर था। ईथन, क्या तुम्हें लगता है ये अब भी 2 साल पहले वाला वक्त है जब मुझे तुम्हारी हर हरकत टॉलरेट करनी पड़ती थी? उसे मुझे टच करते देखकर, जबकि उसे ओरिजिनल ईथन का टच पसंद भी नहीं था, मुझे हंसी आ गई। मैं हल्का सा मुस्कुराया और उसके करीब आ गया, साथ ही उसकी कमर पर हाथ रख दिया। तो फिर बताओ तुम क्या करोगी? क्लोई की सांस एक पल के लिए रुक गई। उसने तुरंत मेरी कलाई पकड़ ली और उसका चेहरा और खराब हो गया। मुझे पता था कि ओरिजिनल ईथन का टच उसे कितना नफरत दिलाता था। हर बार जब मैं उसे टच करता था उसकी डिस्गस्ट और बढ़ जाती थी। उसका चेहरा और अंधेरा होते देखकर मैंने जानबूझकर उसे और प्रोवोक किया। कैसा रहेगा अगर हम कोई होटल ढूंढ ले? गर्मी का मौसम था और मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे। मेरे नंगे पैर का उसकी टांग से टच होना उसके लिए जैसे सीधा दिल को गुदगुदाने जैसा था। एक अजीब सी सेंसेशन ने उसकी मसल मेमोरी वाली डिस्गस्ट को कुछ पल के लिए दबा दिया। पुराना ईथन कभी इतना बोल्ड होने की हिम्मत नहीं करता, ना ही वो इतना सिलेक्टिव बिहेव करता। मेरी आंखों में उसके लिए प्यार का नामो निशान नहीं था। फिर भी मैं ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे मुझे सिर्फ उसका बॉडी चाहिए हो, जैसे वो कोई क्लब मॉडल हो। क्लोई ने जोर से सांस अंदर खींची और उसका चेहरा और भी अंधेरा हो गया। जब मैंने देखा कि उसने अभी तक नफरत से मुझे धक्का नहीं दिया तो मैं उसे किस करने के लिए झुक गया। तब जाकर क्लोई ने मुझे जोर से धक्का दिया और पॉकेट से हैंडकरचीफ निकालकर अपने हाथ साफ करने लगी। ईथन, अपनी फैंटेसीज खत्म करो। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मुझसे कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। वो डिवोर्स नहीं कर रही थी क्योंकि अब मैं डिवोर्स चाहता था। मैंने जानबूझकर अपनी कलाई रब की, जैसे मुझे कोई दर्द ही ना हुआ हो। क्या ये पॉसिबल नहीं कि जो मुझे तुमसे नहीं मिल सकता वो मैं किसी और औरत से ले लूं? मैं उसकी तरफ देखते हुए उसकी कमर के नीचे तक नजर ले गया, जानबूझकर अपनी बात का मतलब क्लियर करते हुए उसे प्रवोक करता रहा। और वैसे भी लाइट्स ऑफ होने की बात सब औरतें सेम ही लगती हैं। जरूरी थोड़ी ही है कि वो तुम ही हो। क्लोई का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे स्याही में डुबो दिया गया हो। उसने दांत भींच लिए, हैंडकरचीफ फेंका और गुस्से में हंस पड़ी। करके देखो, मैंने तुरंत जवाब दिया। मैं तो कर ही रहा था, तुमने ही बीच में इंटरप्ट कर दिया। मैंने अपने कपड़े ठीक किए। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अंदर जा रहा हूँ। मेरा फोन अभी भी रेस्टोरेंट में था। मैंने बाल ठीक किए और जब देखा कि क्लोई मुझे रोक नहीं रही तो वापस अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं बैठा मेरा फोन बज उठा। मैंने देखा क्लोई ने एक वीडियो भेजा था। वीडियो खोलते ही मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। उसमें ओरिजिनल ईथन के सबूत थे, जहां उसने लियो को किडनैप करवाने के लिए लोग हायर किए थे, जहां झगड़े में किसी को रोड पर धक्का दिया था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, और लियो को बुली करवाने के प्रूफ्स भी थे। अगर ये सब पुलिस तक पहुंच जाता तो मुझे कई साल जेल हो सकती थी। क्लोई ने पहले ये सब यूज नहीं किया था क्योंकि वो मिलर फैमिली से कॉशियस थी, लेकिन अब लग रहा था कि उसे उनसे डर नहीं रहा। मैंने अभी अभी तो अच्छी लाइफ एंजॉय करनी शुरू की थी। मैं यहाँ जेल जाने के लिए ट्रांसमाइग्रेट नहीं हुआ था। मेरे कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स के बीच क्लोई का मैसेज आया, 2 मिनट देती हूँ, सीधे ऊपर आ जाओ। क्लोई मुझे इससे थ्रेटन कर रही थी। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन जेल जाना उससे भी कम चाहता था। ड्राइविंग स्कूल ओनर की बेटी, जिसका नाम मुझे अब पता चला था वेंडी है, उसने मेरा चेहरा देखा और पानी का ग्लास भर दिया। क्या हुआ? मैंने जवाब दिया, सॉरी, एक जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा, आप आराम से डिनर कीजिए। मैंने जल्दी से बिल पे किया और क्लोई को ढूंढने के लिए ऊपर प्राइवेट रूम की तरफ चला गया। इधर जब जेसिका प्राइवेट रूम में पहुंची थी, उसने कार के पास वाला सीन देख लिया था। उसने फोटो खींचकर ग्रुप में भेज दी। उसके एंगल से ऐसा लग रहा था जैसे क्लोई मुझ पर जबरदस्ती और पजेसिवली किस कर रही हो। फिर सब विंडो के पास गए और उन्होंने मुझे बिना पीछे देखे चलते हुए देखा। इससे उनका यकीन और पक्का हो गया कि क्लोई ने मुझ पर जबरदस्ती की थी और मुझे उससे बिल्कुल प्यार नहीं था। जब क्लोई रूम में आई, जेसिका तुरंत ड्रिंक लेकर उसके पास गई और सब लोगों ने मेरी बात अवॉइड कर दी। जब मैंने डोर खोला और अंदर आया, तीनों कुछ पल के लिए स्टन रह गए। जेसिका सबसे ऑब्जर्वेंट थी। वो तुरंत खड़ी हुई, क्लोई के पास वाली सीट खाली की और नया अनओपन टेबल वेयर सेट रख दिया। मैं मुस्कुराया और हाथ हिलाकर बोला, हेलो। मैंने क्लोई की तरफ देखा और उसकी तरफ चल दिया। तीनों लोग पहले मुझे देखते, फिर क्लोई को, फिर आपस में धीमी आवाज में बात करने लगते, जैसे मैं वहां हूं ही नहीं, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। मैंने दांत भींचे, चॉपस्टिक से बोल की प्लास्टिक रैपिंग फोड़ी, थोड़ा सा क्लोई के करीब झुककर धीमी आवाज में पूछा, इस सब का मतलब क्या है? क्लोई ने ठंडी हंसी निकाली, बस तुम्हें थोड़ा ज्यादा ओबीडियंट बनाना चाहती हूँ। मेरे हाथ अपने आप बंद गए। क्या इस पागल औरत का कोई हॉबी भी था या सिर्फ मुझे टॉर्चर करना ही उसका फेवरेट काम था? मैंने फेक स्माइल लगाई, चॉपस्टिक्स उठाई और उसकी प्लेट में खाना रखा। ऑफ कोर्स डार्लिंग, अगर तुम ईस्ट जाने को कहो तो मैं वेस्ट नहीं जाऊंगा। अगर तुम बेड वार्म करने को कहो तो मैं सिर्फ रूम ही वार्म नहीं करूंगा। क्लोई ने मेरी तरफ देखा और अपना खाली वाइन ग्लास टेबल पर रख दिया। मैंने तुरंत उसके लिए दोबारा भर दिया।
पूरी आफ्टरनून ड्राइविंग प्रैक्टिस करने के बाद मुझे भी भूख लगी थी। क्योंकि उसने कोई और डिमांड नहीं की, मैं आराम से खाना खाने लगा। एक बोल राइस खत्म करने के बाद मैंने नोटिस किया कि सब मुझे ही देख रहे थे। मैंने दूसरा बोल उठाया और मुस्कुरा कर पूछा, तुम लोगों को भी चाहिए? मैं ले आता हूँ। वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो गए। मैं जो पहले सिर्फ क्लोई को देखता था और सिर्फ उसकी सर्विस करता था, अब उनके लिए भी राइस लेने की ऑफर कर रहा था। अगले ही सेकंड क्लोई, जो हमेशा मेरी सर्विस से इरिटेट होती थी, बोल पड़ी, जब तुम्हें लोगों की इतनी हेल्प करना पसंद है तो मेरे लिए ये श्रिम्प पील कर दो, मुझे पसंद है। मेरे हाथ फिर से कस गए। ये पागल औरत सच में हद करती थी। मैं तो खुद के लिए भी श्रिम्प पील नहीं करता। मैं मुस्कुरा कर बैठ गया। चेहरे पर स्माइल थी लेकिन आंखों में नहीं। ऑफ कोर्स डार्लिंग। मैंने श्रिम्प का बोल उठाया और पील करना शुरू कर दिया। साथ ही दिमाग में सोच रहा था कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। मैं उसे हमेशा मुझे थ्रेटन नहीं करने दे सकता था। मैं इतना सोच में डूबा हुआ था कि बिना सोचे समझे एक पील्ड श्रिम्प अपने मुंह में डाल लिया। तीनों ने पहले मुझे देखा, फिर क्लोई को। उनकी नजरों में गॉसिप ही गॉसिप थी। क्लोई मुझे श्रिम्प खाते हुए देख रही थी। उसका एक्सप्रेशन समझना मुश्किल था। मुझे तब होश आया जब मैंने एक ऐसी ठंडी नजर महसूस की जो मुझे फ्रीज कर सकती थी। मैंने तुरंत जो श्रिम्प खाने वाला था वो उसके मुंह में डाल दिया। मैंने टेस्ट कर लिया है, सेफ है, जहर नहीं है। क्लोई को जबरदस्ती खिलाया गया था, इसलिए वो इंस्टिंक्टिवली च्यू करने लगी। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों की ठंडक थोड़ी कम हो गई। पुरानी क्लोई तो मेरी तरफ से प्लेट में रखा खाना भी पसंद नहीं करती थी, और अब जब मैंने सीधा उसे खिला दिया तो ना सिर्फ उसने खा लिया बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे बुरा भी नहीं लगा। सब लोग तुरंत हमें छेड़ने लगे। ओलिविया ने ग्लास उठाया। जब तुम दोनों इतना प्यार दिखा रहे हो तो हम सिंगल लोगों के इमोशंस का भी थोड़ा ख्याल कर लिया करो। जैसे कभी बोल पड़ी, बिल्कुल, क्या तुम दोनों को अफेक्शन दिखाने का मतलब ही गलत समझ आता है? मैं अंदर ही अंदर जल रहा था। उनकी टीजिंग और बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे एक्ट करना पड़ रहा था जैसे मैं क्लोई को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओलिविया ने वाइन ग्लास घुमाते हुए पूछा, ये इतनी हार्ड टू प्लीज है, कभी किसी और को पसंद करने का सोचा? मैंने एक और पील्ड श्रिम्प क्लोई के मुंह में डाल दिया और उसे ऐसे देखा जैसे दुनिया में सिर्फ वही हो। थोड़ी हार्ड टू प्लीज है लेकिन खूबसूरत भी तो है। मुझे बस उसकी ब्यूटी, उसका कूल एटीट्यूड और उसकी फिगर बहुत पसंद है। क्लोई मेरे झूठ बोलते चेहरे को देख रही थी। ऊपर से मैं मुस्कुरा रहा था और अंदर ही अंदर दांत पीस रहा था। उसकी ठंडी आंखों में हल्की सी अम्यूजमेंट उभर आई। मैं अंदर ही अंदर गाली देने लगा, क्या पर्वर्ट औरत है। डिनर के बाद जब हम रेस्टोरेंट से निकले, मैं अब भी सोच रहा था कि अपने घर वापस जाऊंगा। तभी क्लोई ने कार कीज मेरी तरफ उछाल दी। तुम ड्राइव करो। क्लोई ने ड्रिंक की हुई थी इसलिए वो ड्राइव नहीं कर सकती थी। ओरिजिनल ईथन को ड्राइविंग आती थी इसलिए मैं मना भी नहीं कर सकता था। क्लोई को बैक सीट में बैठते देख मैंने हिम्मत जुटी और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। शुक्र था कि मैंने आज आफ्टरनून ड्राइविंग सीख ली थी। नया ड्राइवर होने की वजह से मैं वैसे ही नर्वस था, ऊपर से रात का टाइम था। मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ बहुत धीरे ड्राइव कर रहा था। क्लोई पीछे बैठी मुझे लग्जरी कार को ट्रैक्टर की स्पीड में चलाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब कौन सी नई एक्टिंग कर रहा हूँ। वो परेशान होकर हंस पड़ी, क्या तुम इससे भी धीरे चला सकते हो? मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर पसीने से भीग गए थे। मेरा पूरा दिमाग ड्राइविंग पर लगा हुआ था। मैं किसी भी डिस्ट्रैक्शन को हैंडल नहीं कर सकता था। मुझसे बात मत करो। क्लोई का चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया। ईथन, क्या तुम अपनी औकात भूल गए हो? अगले ही सेकंड कार तीर की तरह आगे उछली। कार को अचानक स्पीड पकड़ते देख मेरा दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। क्लोई ने भी कार को इतनी तेज भागते देखा। हमारे सामने एक और कार थी और मैं स्पीड कम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे साथ लेकर सीधा कब्र में जाने वाला हूँ। उसका चेहरा काला पड़ गया। ईथन, क्या तुम पागल हो? ब्रेक लगाओ अभी। मैं घबरा कर चिल्लाया, मैं ब्रेक ही लगा रहा हूँ। मुझे समझ आया कि मैंने ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा दिया था और मैंने तुरंत ब्रेक पर जोर से पैर मारा, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। शॉक के बीच मुझे एक जोर का धमाका सुनाई दिया और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब मुझे होश आया, मेरी गर्दन और सिर में दर्द हो रहा था। मैंने सुना क्लोई दांत पीसते हुए मेरा नाम निकाल रही थी। ईथन। मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा। मैं तो बिल्कुल ठीक ड्राइव कर रहा था। तुम ही थी जो बार बार मुझसे बात कर रही थी। क्लोई का चेहरा काला पड़ गया। वो मुझे घूरते हुए दांतों के बीच से बोली, तो ये मेरी गलती है? मैंने सीधा जवाब दिया, मेरी गलती है। मेरी ही गलती है कि मैं इतना बेकार हूँ कि तुम्हारी आवाज सुनते ही इतना नर्वस हो गया कि ब्रेक और एक्सेलरेटर में फर्क ही भूल गया। मैं कह तो रहा था कि मेरी गलती है, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी रिमोर्स नहीं था। उसके बाद मेरा उससे बात करने का मन ही नहीं हुआ और मैं सीधा कार से बाहर निकल गया। क्लोई गुस्से में हंस पड़ी। उसका चेहरा ठंडा था जब उसने फोन निकाला और सारा को कॉल करके सिचुएशन हैंडल करने को कहा। कॉल खत्म करने के बाद उसने मुझे देखा। मैं गर्दन मलते हुए झुककर उस कार के ड्राइवर से बात कर रहा था जिसे हमने हिट किया था। मेरा पोस्टर साफ दिखाता था कि गलती मेरी थी और मैं माफी मांग रहा था। ये वाला मैं क्लोई की यादों वाले ईथन से बिल्कुल अलग था। उसके याद वाला ईथन कभी किसी से माफी नहीं मांगता था, सिर्फ उसे छोड़कर। मैं एरोगेंट और जिद्दी था और गलती मेरी होने पर भी सुपीरियर एक्ट करता था, जैसे सामने वाला डिजर्व करता हो। कार एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन में मैं तो कार से उतरता भी नहीं, बस किसी को कॉल करता और सब हैंडल करने को कह देता। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाला ठीक है या नहीं। मैंने कंसर्न के साथ पूछा, आप ठीक हैं? वो औरत कार से बाहर निकली और अपनी गर्दन मलने लगी। उसके फेयर और परफेक्ट चेहरे पर फोरहेड के पास एक निशान पड़ गया था। जब मैंने उसका चेहरा साफ देखा तो मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ और मैं और भी ज्यादा माफी मांगने लगा। वो लियो की रिसेंटली रिलीज हुई एंग्स्टी टीन मूवी की फीमेल लीड थी, इजाबेला वैंस। बुक में उसका जिक्र तब आया था जब वो लियो के साथ को स्टार कर रही थी। उसे एक फॉर्मर चाइल्ड स्टार और अब की फेमस एक्ट्रेस
एक्ट्रेस के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। लियो के फैंस तो खुशी से पागल हो गए थे जब उसे पहली मूवी में उसके साथ काम करने का मौका मिला था। दोनों की ऑन स्क्रीन पेयरिंग इंटरनेट पर बहुत हिट हुई थी। लेकिन उसी साल ओरिजिनल ईथन की डेथ से पहले इजाबेला भी मर गई थी और एक लंबी सुसाइड नोट छोड़ गई थी। वो एक सनी और चीयरफुल लड़की थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उसके पीछे 2 पैरासिटिक पेरेंट्स थे। उन्होंने उसके सपनों के पंख काट दिए थे, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी खत्म कर दी थी और उसे सिर्फ पैसे कमाने का टूल समझा था। उन्हें उसकी फीलिंग्स की कभी परवाह नहीं थी। लॉन्ग टर्म डिप्रेशन से जूझते हुए उसे उसके पेरेंट्स ने इंडस्ट्री के एक पावरफुल आदमी को एंटरटेन करने के लिए मजबूर किया जिसे वो मना नहीं कर सकते थे। ये उसके लिए आखिरी झटका था और उसने अपनी लाइफ खत्म करने का डिसीजन ले लिया। जब मैंने बुक पढ़ी थी मुझे लगा था कि वो मेरी ही रिफ्लेक्शन है और मैंने उसके लिए बहुत आंसू बहाए थे। इजाबेला वैंस ने अपनी प्यारी कार की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और उसकी आंखों में हल्की ही अम्यूजमेंट आ गई। तो इसे कहते हैं गाड़ी में बैठे बैठे मुसीबत आसमान से गिरना। वो रेड लाइट पर रुककर वेट कर रही थी जब हम उससे टकरा गए थे। मैंने खुद को संभाला और उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में अभी भी वो दर्द था जो पूरी तरह गया नहीं था। मुझे बहुत अफसोस है। कार रिपेयर का खर्चा मैं दूंगा और मेडिकल चेकअप और इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए भी कॉम्पनसेशन दूंगा। अक्सर लोग उसे देखकर चीखते या स्टार स्ट्रक हो जाते थे, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने उसे ऐसी नजर से देखा था जैसे उसकी ग्लैमरस इमेज के पीछे छुपी उदासी को भी देख सकता हो। वो अभी भी थोड़ी कंफ्यूज थी जब मैंने फोन निकाला। क्या आप अपना कॉन्टैक्ट दे सकती हैं? कॉम्पनसेशन या बाकी चीजों के लिए कॉन्टैक्ट में रहना आसान होगा। इजाबेला को ना कार की परवाह थी ना कॉम्पनसेशन की, लेकिन मेरी पहले वाली नजर की वजह से वो मना नहीं कर पाई। उसने मेरा फोन लिया, अपना नंबर सेव किया, अपने फोन पर एक मिस्ड कॉल दी और फोन मुझे वापस कर दिया। फिर उसने पूछा, तुम मुझे पहचानते नहीं हो? मैंने फोन वापस रख लिया। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। फेमस स्टार इजाबेला वैंस को कैसे नहीं पहचानूंगा? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या मुझे एक ऑटोग्राफ मिल सकता है? इजाबेला ने मुझे शक भरी नजर से देखा। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब मेरे चेहरे पर किसी आइडल को देखने वाली एक्साइटमेंट नहीं थी। उसे हेजिटेट करते देख मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसे हक कर लिया। अगर ऑटोग्राफ नहीं देना चाहती तो एक हग ही दे दो। इजाबेला वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह स्टंट। ये उसके फैंस वाले एक्साइटेड हग्स जैसा नहीं था। मैं उसे चुपचाप पकड़े हुआ था, जैसे कुछ कन्फेस कर रहा हूँ या शायद उसे तसल्ली दे रहा हूँ। तुम सच में बहुत आउटस्टैंडिंग हो। तुम्हारी एक्सीलेंस ने बहुत लोगों को सेटबैक्स का सामना करने की हिम्मत दी है और आगे बढ़ने की मोटिवेशन भी। मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम भी तुम्हें करेज दे पाएंगे और तुम्हारे सफर में तुम्हारी स्ट्रेंथ बन पाएंगे। कार के अंदर से क्लोई ये सब देख रही थी। उसकी नजर में कार एक्सीडेंट हैंडल करते करते मैं किसी और औरत को पटा रहा था। उसका चेहरा और काला हो गया। वो कार से उतरी और सीधा मुझे इजाबेला की बाहों से खींच लिया। तभी सारा भी दौड़ती हुई आ गई। क्लोई ने उससे कार कीज ली और मुझे खींच कर ले गई। इजाबेला वहीं खड़ी मुझे देखती रही। मेरे वर्ड्स उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मैं मुड़कर उसकी तरफ मुस्कुराया और हाथ हिला दिया। मेरी मुस्कान स्प्रिंग के फूलों और समर ब्रीज जैसी थी, जैसे दुनिया की सारी खूबसूरत चीजें एक पेंटिंग में जम गई हों। क्लोई ने मुझे कार के साथ दबा दिया। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। मेरे सामने ही मुझे चीट कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं उसके और करीब गया और पतले फैब्रिक के पार उसकी कमर पर उंगलियां फिराई। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मुझे दूसरों को टच नहीं करने दोगी तो चाहे डिजायर हो, हिम्मत तो बिल्कुल नहीं होगी। अभी तो मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें कैसे खुश करूँ। कैसा रहेगा अगर आज रात तुम्हारा बेड वार्म कर दूं? मैं और करीब जाने लगा और बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगले ही सेकंड क्लोई फिर से पूरी तरह डिस्गस्ट हो गई। अंधेरा चेहरा लिए उसने कार का डोर खोला और मुझे अंदर ढकेल दिया। जो औरत मुझे टच तक नहीं कर सकती थी वो मुझे और किस बात से थ्रेटन करती। अचानक मुझे काफी रिलीफ फील हुआ। रास्ते में मेरी मदर का कॉल आ गया। इतनी रात हो गई, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब डिवोर्स नहीं हो रहा था और क्लोई मुझे थ्रेटन कर रही थी तो मैं रोज घर में भी नहीं रह सकता था। मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैं आज रात घर नहीं आऊंगा। क्लोई ने मुझसे माफी मांग ली है और मैंने डिसाइड किया है कि उसे एक और चांस दूंगा। ड्राइवर सीट में बैठी क्लोई ने रियर व्यू मिरर से मुझे देखा और गुस्से में नाक से हंसी निकाली। मेरी मदर को वैसे भी इसी रिजल्ट की उम्मीद थी, इसलिए वो ज्यादा सरप्राइज नहीं हुई, बस थोड़ी डिसअपॉइंटेड लगी। तो फिर कल उसे डिनर के लिए घर ले आना। मैंने ड्राइवर सीट में बैठी क्लोई की तरफ देखा और संभल कर जवाब दिया, ठीक है। मेरी मदर ने फिर याद दिलाया, अगर कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना। जल्दी सो जाना। मैंने सिर हिला दिया। हाँ, आप और डैड भी जल्दी सो जाना। लेट मत जागना और हमेशा मेरी टेंशन मत लेना। जैसे ही कॉल खत्म हुआ क्लोई की इरिटेटिंग आवाज सुनाई दी। मैंने तुमसे माफी मांगी। मैंने कैजुअली जवाब दिया, वो बस मेरे पेरेंट्स को हैंडल करने के लिए एक्सक्यूज था। तुम गलत कैसे हो सकती हो? गलती तो हमेशा मेरी ही होती है। मैंने सोचा था कि अगर मैं अनहैप्पी होते हुए भी उसे मनाने का एक्ट करूंगा तो उसे मुझे टॉर्चर करने का सेटिस्फैक्शन मिलेगा और मेरी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन क्लोई और भी आगे बढ़ गई। मुझे याद है तुम फेसबुक पर लंबी लंबी पोस्ट लिखते थे। जब तुम्हें पता है कि तुम गलत हो तो आज रात एक पोस्ट लिखो, कम से कम 300 वर्ड्स। ओरिजिनल ईथन रोज ऐसी पोस्ट लिखता था और वो बिना पढ़े उन्हें ब्लॉक कर देती थी। अब जब मैं उससे प्यार नहीं करता था और सब डिलीट कर चुका था, वो मुझे फिर से वही करने पर मजबूर कर रही थी। सच में एक डोमिनेटिंग सीईओ नॉवल की प्रोटैगनिस्ट बिना थोड़ी सी परवर्ट हुए बन ही नहीं सकती। मैं मुस्कुराकर मान गया, घर पहुंचकर लिख दूंगा। घर लौटने के बाद मैं सीधा अपने रूम में गया और नोआ को मैसेज भेजा, नोआ, क्लार्क कॉर्पोरेशन को गिराने के चांसेस कितने हैं या फिर उसे अक्वायर करने के लिए कितना पैसा लगेगा? सिर्फ 2 सालों में क्लोई ने क्लार्क कॉर्पोरेशन को एरिया की नंबर 1 कंपनी बना
बना दिया था। इसमें जरूर कुछ शेडी चीजें हुई होंगी, लेकिन वो प्रोटैगनिस्ट थी और उसके पास प्लॉट आर्मर था। बुक ने कभी उसकी कोई वीकनेस रिवील नहीं की थी जिसका मैं फायदा उठा सकता। अगर मुझे उसकी थ्रेट से आजादी चाहिए थी तो मुझे उससे ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। मैं नहीं मानता था कि एक ट्रांस माइग्रेटर होते हुए मैं उसे हरा नहीं सकता। मिलर इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना तो दूर की बात है, मैं तो क्लार्क कॉर्पोरेशन को ही बर्बाद करने वाला था। मुझे चाहे और कुछ ना पता हो, लेकिन मैं मिलर इंडस्ट्रीज को हर तरह के प्रॉफिटेबल वेंचर्स में फर्स्ट मूवर एडवांटेज जरूर दे सकता था। नोआ ने मुझे वीडियो कॉल की। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम मुझसे इतना हेट करते हो? अगले ही सेकंड जब उसने देखा कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम फिर से क्लार्क हाउस वापस चले गए। मैंने कुछ नहीं छुपाया और उसे क्लोई के वीडियो वाली थ्रेट के बारे में सब बता दिया। नोआ का एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया। कौन सा वीडियो? मुझे भेजो। मैंने उसे वीडियो फॉरवर्ड कर दिया और शांति से बोला, लगता है तुम लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था, है ना? नोआ काफी देर तक चुप रही। लगता था सच में उन्हें कुछ पता नहीं था। कंपनी के डेवलपमेंट के लिए क्लोई ने ये सब इश्यूज मेरे लिए प्राइवेटली हैंडल कर दिए थे और अब वही सब उसका लेवरेज बन गए थे। इसलिए मुझे उसे नीचे लाना होगा और अपने लिए भी कुछ लेवरेज ढूंढना होगा। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली और कहा, मुझे याद है मिलर इंडस्ट्रीज की अपनी फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन चेन भी है। हमारे साइंड आर्टिस्ट्स वाली फाइल मुझे भिजवा दो। नोआ कंफ्यूज हो गई। उसकी क्या जरूरत है? मैंने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ समझाया, मैंने एक अच्छा मनी मेकिंग प्रोजेक्ट सोचा है। फोन पर एक्सप्लेन करना मुश्किल है, डिटेल्स कल बताऊंगा। मैं एक ऐसा आदमी था जो रेगुलर जॉब के साथ साइड में राइटिंग भी करता था। रिसेंटली मैं शॉर्ट ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में काफी पढ़ रहा था। कुछ शॉर्ट ड्रामास जिनका बजट सिर्फ कुछ मिलियन होता था, वो डेली यूजर पेमेंट्स में 100 मिलियन से ज्यादा कमा रहे थे और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस के बजट वाली बड़ी प्रोडक्शंस को पीछे छोड़ देते थे। सबसे बड़ी बात, शॉर्ट ड्रामास बहुत जल्दी शूट हो जाते थे। एक महीने में कई ड्रामास कंप्लीट किए जा सकते थे। इनका असली सेलिंग पॉइंट सिर्फ हैंडसम मेल लीड और ब्यूटीफुल फीमेल लीड्स होते थे। एक्टिंग एवरेज होती थी और प्लॉट भी ऐसा जो ज्यादा लॉजिक पर खड़ा नहीं रहता था, लेकिन लोग देखना बहुत पसंद करते थे। कमेंट सेक्शंस में लोग उनका मजाक उड़ाते रहते थे और साथ ही डेस्परेटली सीक्वल भी मांगते रहते थे। शॉर्ट वीडियो एक्सप्लोजन के इस एरा में शॉर्ट ड्रामास एक जबरदस्त कैश काउ थे। इस नॉवल की दुनिया में शॉर्ट वीडियोस अभी अभी पॉपुलर होना शुरू हुए थे, लेकिन शॉर्ट ड्रामास का ट्रेंड अभी तक आया ही नहीं था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सारी फिल्म और टीवी कंटेंट अभी ट्रेडिशनल स्टाइल की थी। रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन और पावर फैंटेसी जैसे कॉन्सेप्ट्स यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अगर मैं उन सब हिट शॉर्ट ड्रामास को रिक्रिएट करके रिलीज कर दूं जो मैंने देखे थे, तो बाकी लोग ट्रेंड को कैचअप भी नहीं कर पाएंगे। कॉल खत्म करने के बाद मैंने शावर लिया और ईमेल में आई डेटा फाइल ओपन की। कंप्यूटर पर देखने पर पता चला कि कंपनी ने रिसेंटली नए टैलेंट्स का एक बैच साइन किया था। मैंने डिसाइड किया कि जल्द ही कंपनी विजिट करूंगा। फिलहाल मुझे उन हिट ड्रामास की स्क्रिप्ट्स लिखनी थी। इस डेंजर से जितनी जल्दी निकल सकता था उतना अच्छा था, इसलिए मैं तुरंत काम में लग गया। मैं स्क्रिप्ट लिख ही रहा था कि क्लोई का मैसेज आ गया। 300 वर्ड्स लिखना इतना मुश्किल है क्या? इसे 500 कर दूं? मैंने टाइम देखा, काफी रात हो चुकी थी। ये पागल औरत खुद नहीं सो रही थी और अब भी मेरी एस्से के बारे में सोच रही थी। सच में बीमार थी। मुझे लगा शायद मैंने उसे इनफ डिस्गस्ट फील नहीं कराया। मैंने जल्दी से फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दी जो सिर्फ उसके लिए विजिबल थी। मुझे लगता है मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचने लगा हूँ, वरना इतनी रात को मैं तुम्हारे बारे में इमेजिन करते हुए नहीं बैठा होता। मैं सोचता हूँ तुम्हारी ठंडी मुस्कान वाकई उतनी ही खूबसूरत है जितनी मुझे लगती है या नहीं, और मैं सोचता हूँ कि जो इंसान हमेशा इतना गार्डेड रहता है उसके पीछे का असली रूप कैसा होगा। क्लोई ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना शेमलेस हो सकता हूँ और इतनी ओपनली अपने थॉट्स लिख दूंगा। उसका चेहरा पहले डार्क हुआ, फिर लाल हुआ और फिर दोबारा डार्क हुआ, लेकिन जल्दी ही उसे कुछ अजीब लगा। पहले जब भी मैं पोस्ट करता था मेरे सिकोफैंटिक पुराने क्लासमेट्स तुरंत लाइक्स और कमेंट्स करते थे। ये प्राइम स्क्रोलिंग टाइम था, लेकिन काफी देर गुजर गई और एक भी लाइक या कमेंट नहीं आया। क्लियरली मैंने ये पोस्ट सिर्फ उसे इरिटेट करने के लिए की थी। क्लोई ने रिप्लाई किया, बहुत अच्छा लिखा है, आज के बाद रोज एक लिखना। उस मैसेज को देखकर मैं पूरी रात स्क्रिप्ट्स लिखता रहा। मैंने 2 ड्रामास के ओपनिंग पार्ट्स कंप्लीट कर दिए। दोनों ही 300 एपिसोड्स वाले थे। जब काम खत्म हुआ तो सुबह के 5 बज चुके थे। मैं पूरी तरह थक गया था। मैंने फाइल्स एनक्रिप्ट करके सेव कर दी और सीधा बेड पर गिरकर सो गया।